बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले अब आप लोगों से तो वो बात करनी ही नहीं है जिनकी वजह से ये बात कर रहा हूँ, तो बाकी खैर है। आप लोगों को ये बता रहा हूँ और जो रिकॉर्डिंग पे देखेंगे वो भी, और जो अभी क्लास में आएंगे उनके साथ दोबारा बात कर लेंगे। देखिए, हमने 3 क्लासें हो गई हैं, चौथी क्लास हो रही है, और चौथी क्लास में भी मैं यही बता रहा हूँ कि आपका पहला काम है अंडरस्टैंड करना, और जो पीस हम बात कर रहे होते हैं वो पीस को आपने अंडरस्टैंड करना है। वो पीस अगर वहाँ पर अंडरस्टैंड नहीं हो रहा तो वहीं पर ही पूछिए, क्योंकि 2-3 क्लासेस में से 2 क्लासेस पिछली में ये हो रहा है, कॉमिक में बैठे कि आप लोग चले जाते हैं बाहर, मुझे कोई एक आध बच्चा रोक लेता है। उस दिन तो क्लास में ही हो गया था, खैर आपके सामने ही, कि क्लियर नहीं है या याद नहीं हुआ, लेकिन फिर बाद में चला कि उन्हें क्लियर भी था और उन्हें याद भी था। इसी तरह पिछली क्लास में भी ये हुआ कि वो कहने लगे कि वो जो छोटी छोटी चीज़ें हैं वो कनेक्ट नहीं हो रही। सवाल जेन्युइन थे वैसे, मैं ये नहीं, इसमें मुझे वो नहीं है। असल में मैं जिस तरह पढ़ाता हूँ ना वो आपके लिए थोड़ा डिफरेंट है, इसलिए अब आप अच्छी तरह समझ लें। जब भी मैं कोई चीज़ कराऊँ तो वो चीज़ एक पीस के तौर पर आपने समझना है, फिर वो बाद में कनेक्ट होगी। वो चीज़ समझ में आ गई तो ठीक है, नहीं आए तो उसको रोकें, आगे नहीं बढ़ने दें, चाहे आपका जहन इधर उधर चला जाए। मेरी क्लास में अगर आपका जहन इधर उधर चला गया तो फिर मसला हो जाएगा, क्योंकि हर चीज़ दूसरे से कनेक्टेड है। इट्स लाइक अ चिक्सा पज़ल। मैं छोटे छोटे पीसेस बनाता हूँ और आखिर में उसको हम जोड़ देते हैं। तो अगर आपने कोई पीस मिस कर दिया तो आपकी पिक्चर नहीं बनेगी। मिसाल के तौर पे ज़रा सरसरी तौर पर रिवाइज़ कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर मैं थोड़ा सा कंपनी लॉ का भी आज इंट्रोड्यूस कर दूंगा। वैसे तो सर कर देंगे आपको अच्छी तरीके से, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा मैं भी आपसे बात कर लूँ तो आप और कंफर्टेबल फील करेंगे सर की क्लास में। अगर किसी भी स्टूडेंट ने कुछ भी नहीं किया हुआ, मिसाल के तौर पर मेरी 2 क्लासें ले ली हैं और आज वो नया ज्वाइन कर रहा है, तो अब आप लोग उसको हेल्प करेंगे कि आप ये बताएंगे कि आपको चीज़ें समझ में आ गई हैं। मसलन आपने जो भी नोट्स बनाने हैं उसमें पहली चीज़ है शॉर्ट टाइटल। शॉर्ट टाइटल क्या है? शॉर्ट टाइटल कोई जवाब ही नहीं दे रहा, तो फिर तो वो लड़का सही कह रहा था ना, हैं? बस ये शॉर्ट टाइटल है, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। शॉर्ट टाइटल हो गया, याद हो गया, इसको कुछ समझने की ज़रूरत नहीं है। एक्सटेंट क्या है? होल ऑफ पाकिस्तान। दूसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया। कमेंसमेंट कब है? फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872। इसका मतलब है 1.1 हो गया, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट शुरू हो गया ना। अब क्या मैं ये पूछूं कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम क्यों पढ़ रहे हैं? सोहेब भाई देखिए, ये जवाब देने हैं जो सज्जाद भाई जवाब दे रहे हैं, देंगे, जान छूटेगी, आगे बढ़ेंगे। इसका कोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, कॉन्सेप्ट से ताल्लुक है कि बिजनेस में चूंकि हम ये देख रहे हैं कि होते ही कॉन्ट्रैक्ट हैं गुड्स के और सर्विसेज के, इसलिए हमें सबसे पहले जो है कॉन्ट्रैक्ट पढ़ाया जा रहा है। और ये सिविल लॉ जो बड़ा लॉ है, जैसे क्रिमिनल लॉ होता है, उसकी ये बैकबोन है, तो इसलिए हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। अब जो आप कंपनी लॉ पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि जो शेयर्स आप ले रहे हैं वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब मेरा दिल कंपनी लॉ की तरफ जाने का चाह रहा है, जबकि मैं सोच रहा हूँ कि पहले मैं ज़रा इसको कवर कर लूँ। इसके बाद जनाब अली, हमें कॉन्ट्रैक्ट करना चाहिए था, लेकिन हमने फिर क्या किया था, बातों बातों में डेफिनेशन कर ली थी, जो अभी हम दोबारा भी करेंगे, प्रपोजल की या ऑफर की। अब ये सब क्लास में तस्कीना वालेकुम अस्सलाम बेटा, तो अब ये सबको याद है? हाँ हैं, ये याद होनी चाहिए। आपसे जो है भाई क्यों पूछ रहा हूँ,
आपका मेरे साथ इंटरेक्शन हो चुका, आप कोई रिजल्ट का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, आप अब साथ साथ हो जाएं। एक जयकाश और एक आप, जिनके मुतालिक मुझे अभी ये मालूम है कि उन वो किसी रिज़ल्ट, तुम लोग तो अभी कोई रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहे हो ना, आप क्लियर है, तो आपने गाइडेंस के लिए टाइम नहीं लिया, नहीं करनी मुझसे गाइडेंस, चलो कोई बात नहीं, अच्छा थैंक यू। तो वामिक भाई का सेशन है मेरे साथ इंशाल्लाह आज, तो आपको ये याद होना चाहिए था, समझ गए ना, वरना आखिर में फिर बोझ पड़ेगा। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, बोले सर तोड़ दें, कैसे तोड़ दें, ये इसको एक कर लें, when one person signifies to another, इसमें एक एक लफ्ज़ पता है हमें, वन हाँ, मैं आप बोलेंगे ऑफरर, हाँ मैं कहूँगा वन, आप क्या कहेंगे ऑफरर। ऑफरर क्या कर, अभी पूछा है जल्दी जल्दी, तो वन पर्सन क्या कर रहा है, ऑफर नहीं कर रहा ना यार, क्या कर रहे हो यार तुम लोग, तो सही उन लोगों ने मुझसे जो है ना किया है, सिग्निफाइज कर, नहीं देने वेने का नहीं, ये इंग्लिश का ये लफ्ज़ यूज़ करना है, वो जो कि पेपर में यूज़ करना है, गिव कर लें, सिग्निफाइज कर लें, लेकिन लफ्ज़ अंग्रेजी का बोल, सिग्निफाइज टू अनदर, यानी टू हुम द ऑफर इज मेड, क्या सिग्निफाई कर रहा है, हिज विलिंगनेस। ये दूसरा पॉइंट है छोटा सा। तीसरा पॉइंट है किस काम के लिए अपनी विलिंगनेस दे रहा है, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, टू डू स्टेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। अब उस दिन नॉट टू डू की मिसाल नहीं दी थी, आज दे देता हूं। टू डू की मिसाल तो ये है ना कि कुर्सी बेच रहा हूं, मोबाइल बेच रहा हूं, पानी बेच रहा हूं, कैमरा बेच रहा हूं, लैपटॉप बेच रहा हूं, सब टू डू है, तो 99.9% तो टू डू ही की मिसाल होगी। नॉट टू डू की भी मिसाल हो सकती है, जैसे जैसम ने लोन लिया रेहान बैंक से। रेहान बैंक कौन है, जो लोन देता है वो कौन होता है, अकाउंट्स के लोग हैं, अकाउंट्स के, माशाल्लाह माशाल्लाह, आधा घंटा तो सोचेंगे कम से कम। इशूअर है, ये अकाउंटिंग पढ़ ली है ना, मैं बताता हूँ अभी तुम्हारे टीचर्स को, कौन है, क्रेडिटर, उधार माल बेचा, एंट्री पास कर देंगे। और ये कौन हुए जिन्होंने लोन लिया, डेटर, जिसे आधा ज्यादा कराची डेप्टर बोल रहा होता है, क्योंकि डेबिट है तो डेप्टर बन गया, हालांकि ये डेटर है, भी साइलेंट है इसमें। तो जैसम साहब कौन है, डेटर, और ये कौन है, क्रेडिटर। अब क्या हुआ कि इनको लोन वापस करना था, लेकिन हुआ ये कि अब यहाँ पर एक और शख्स की भी एंट्री आ रही है, 1 साल के लिए दिया है, श्योरिटी साहब आ रहे हैं, श्योरिटी वो जो गारंटी देता है, वो क्रेडिटर को कह रहा है, कौन कह रहा है, श्योरिटी किसको कह रहा है, कि भाई आप 1 साल के बाद 6 महीने तक सूट फाइल नहीं कीजिएगा, तो जब 1 साल ड्यू हो जाएगा तो ये अपने क्लेम कर सकते हैं ना। तो श्योरिटी साहब कह रहे हैं कि आप 6 महीने और सूट फाइल नहीं कीजिएगा, ये 6 महीने में आपको पैसे दे देंगे, और अगर ये नहीं देंगे तो मैं दे दूंगा। अब आप बताइए कि श्योरिटी क्रेडिटर को क्या करने के लिए कह रहे हैं, नॉट टू डू, रेहान भाई नॉट टू डू। वो तुम्हारा दूसरा दोस्त का क्या नाम था, शायान, वो किधर है आज, अभी उस्मान आप आगे चल रहे हैं, देखे ना, ये ऑनलाइन वालों को तो चलो फिर भी चलता है, लेकिन फिजिकल वालों को नहीं चलना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गई बात। कोई मुझे ये बता दे कि इस वक्त अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या किया है, तुम लोग ऑनलाइन वाले तुम भी बता सकते हो, आप भी बता सकते हो, अभी थोड़ी देर पहले ये जो मैंने ये बनाया है, तो मैंने असल में क्या किया है, नॉट टू डू की एग्जाम्पल दी है बस। अब बाद में आप कहें जी वो कनेक्ट नहीं हो पा रहा, इलेक्ट्रिक सर्किट है, कनेक्ट नहीं हो पा रहा, अभी सीख लिया ना। अच्छा नॉट टू डू की मिसाल क्यों दी है नजीब भाई, नजीब थोड़ी, क्या नाम है, जुहेब, जीम आ रहा है, बी आ रहा है, नुक्ता जरूर आ रहा है, हाँ जुहेब भाई, नॉट टू डू की मिसाल क्यों दी है, बोले के, मेरे साथ बोले के, ऑफरर, जब भी ऑफर करेगा गोविंद तो अब बैठ के दूसरे का मुंह देखते हैं। हाँ जी, उर्दू बोलनी है, अपन इंग्लिश में पढ़ाया है, टू डू करने के लिए कहेगा या नॉट टू डू करने के लिए कहेगा।
अब क्लियर हो गया? ये तीसरा पॉइंट भी क्लियर हो गया? तीनों मिला के बोल दो। When one person signifies to another, गोविंद आप भी बोलेंगे नहीं तो फिर क्लास के जाते हुए आप मुझे बोलेंगे क्लियर नहीं हुआ, ये मैं अब नहीं सुनूंगा। अब जो भी मुझे आखिर में कहेगा मैं उसे नहीं बताऊंगा। बीच में रोकें, मैंने पूरा आपको बताया हुआ कि इधर उधर भी हो जाए तो बीच में रोकें, दोबारा बुलवा लें। जी, एब्सटेन का मतलब नॉट टू डू, पहले भी बात हो चुकी है। एब्सटेन, एब्सटेनेंस, मैंने मिसाल भी दी थी कि आप बचते हुए निकलते हैं गुनाहों से, मुसलमान के लिए कहा गया। अच्छा, यहां तक अभी ऑफर नहीं हुई है 3 पॉइंट तक सज्जाद भाई, क्यों? असल होती है नंबर 4 से कि ये जो वो सिग्निफाई कर रहा है अपनी विलिंगनेस टू डू और नॉट टू डू, ये किस लिए कर रहा है? इंग्लिश देख के बोल दो बस। विद अ व्यू, याद कर लो ना भाई, मैं इसलिए करवा रहा हूं ये। विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द एसेंट ऑफ दैट अदर। 4 हो गए कि वो सच एक्ट करेगा या नहीं करेगा, ये 5वां पॉइंट है। बताओ उसने हामी भर ली कि नहीं भर ली? हाँ, आई डोंट नो सबसे अच्छा जवाब है। देखिए, ये इसका मतलब है क्लास पढ़ रही है। अब इसके अलावा कोई और जवाब देंगे तो इसमें फंस जाएंगे। जिसको ये बात समझ में नहीं आई है मेरी और इन लोगों की, वो यहीं पर ही रोक देंगे, सर मुझे नहीं समझ में, आप लोग क्या बातें कर रहे हैं। ये पूरी इस तरह समझें, जब समझेंगे तो फिर समझ में आएगा। भाई हमने पूछा वामिक के क्या सामने वाले ने अपनी एसेंट दे दी, तो इन लोगों ने कहा कि हमें इससे गर्ज नहीं है। क्यों कहा इन लोगों ने? इसलिए कि अभी ऑफर हो रही है। अब आप समझ गए, ऑफर अलग पढ़ेंगे, एक्सेप्टेंस अलग पढ़ेंगे, रिजेक्शन अलग पढ़ेंगे, अलग अलग पढ़िए। ऑफर हो गई तो अब कल जोएब भाई जब आप क्लास में आएंगे, और वामिक भी आप भी, क्योंकि बस आप भी उसी लिस्ट में आने वाले हैं, जो गाइडेंस करता जाएगा, जिसके मुतालिक मुझे पता चलता जाएगा। इन लोगों को अभी छूट इसलिए दी हुई है क्योंकि ये तो अभी बेचारे थोड़ा रिजल्ट का भी इंतजार कर रहे हैं, पीआरसी के रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। कैफ का दिया हुआ आप लोगों ने, चलो अल्लाह करे कामयाबी अता फरमाए अल्लाह। तो जिनका क्लियर है वो साथ साथ काम शुरू कर दें। तो इसका मतलब है ये ऑफर की डेफिनेशन हो गई, ये अभी दोबारा काम आएगी जब प्रपोजल हम पढ़ेंगे दोबारा, तो डेफिनेशन हमें वहाँ काम आ जाएगी। तो ये आप समझ लें, एक तरीके से ये समझ लें कि ये पढ़ी ही नहीं हमने। बोलो ना ओके सर, ठीक है, ये समझ लिया। प्रॉमिस की डेफिनेशन क्या है? अभी तक नहीं आ रही यार। आ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। सर ये लाइन क्या लिखी हुई है? भाई ये लाइन लिखी हुई है एक्सेप्टेंस के लिए, लेकिन पढ़ा देता हूं जैसे ऑफर पढ़ा दी है। कह रहे व्हेन द पर्सन, कौन सा पर्सन? टू होम द प्रपोजल इज मेड। यानी अब आप इसको तोड़े ना, व्हेन द पर्सन, कौन सा? टू होम द प्रपोजल इज मेड। ये कौन था? ऑफरी या अनदर? समझ गए? जो वो व्हेन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर नहीं कह रहा। क्या करे? ये इस किसके लिए लिखा है उसने? इस किसके लिए लिखा है भाई? आगे आ जाएं, एक तो आप नए स्टूडेंट हैं तो आपके लिए मुश्किल हो जाएगी जी। इस पर्सन के लिए, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, क्या करे? इज मेड, ये गलत तोड़ा है हमने, व्हेन द, ये हमने गलत तोड़ा है, ये हमें इज मेड यहां तक जाएगा। इज मेड, व्हेन द पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड, क्या करे? सिग्निफाइज हिज एसेंट। ये हिज किसके लिए बोला है? अरे जुमले में बताओ, बोलो पर्सन के लिए। मैं पूछूंगा कौन से पर्सन के लिए? टू होम द। अब समझ गए मैं कैसे बढ़ाता हूं? इसी में से कराऊंगा ना तो याद हो जाएगा। सिग्निफाइज हिज एसेंट टू इट। ये क्या कह रहा है? टू इट, जो ऑफर हुई है। अगर तुम्हें ये मुश्किल हो रही है तो टू द ऑफर कर लो। द प्रपोजल इज सेड टू बी एक्सेप्टेड। मुझे ये बताइए कि यहां से लेके और यहां तक इस जुमले में किस चीज के बारे में बताया गया है? एक्सेप्टेंस के बारे में बताया गया है।
अब जिसको ये जवाब समझ में नहीं आए वो यहीं रोक ले, बजाय कि मेरे और सज्जाद, मैं तो समझूंगा सज्जाद भाई को समझ में आ गया तो सबको आ गया। लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया, माँ से भाई, ये हमारे दोस्त के क्या नाम है इनका, बिलाल, जो अभी आए हैं, तो ये तो अभी थोड़ा सा यूज टू होंगे हमारे साथ, फिर उसके बाद जब हम जहाँ से नए काम को शुरू करेंगे तो फिर हम इनको साथ में ला लेंगे। लेकिन आप लोग तो शुरू से साथ आ रहे हो, तो अगर आप कोई चीज़ मिस कर जाओ उसी वक्त रोकना है, फौरन पूछना है, गोविंद भाई सही है, नहीं सही नहीं है। उस दिन मैंने नबील भाई को कह दिया था, वो सही नहीं था मामला, आज आपको कह रहा हूँ अभी नहीं है सही मामला। पानी शानी पिए, दिमाग को ठंडा करें, कोई गुस्सा किया है, कोई लड़ाई हुई है किसी से बाहर हैं, कोई भाई के वाले से कोई तू मैं हो गई है, कोई चक्कर है ज़रूर, देख लें, मैं आपकी मुँह बोली अम्मी हूँ। चलें, हम इंतज़ार कर रहे हैं, आ जाइए आप इतनी देर में, ठीक है बच्चा। अब ये वाला जुमला बेशक समझ में ना भी आया हो तो ये बोल दिया करो ना, जैसे ये लड़का बोल रहा है, कह रहा है वो एक्सेप्टेंस में पढ़ेंगे, तो हाँ पढ़ा देंगे। तो अभी क्या याद कर लें, येलो आ प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड बिकम्स अ प्रॉमिस। प्रॉमिस की डेफिनेशन हमें आ गई। ये देखो मैथमेटिकली बताया हुआ है, इसको याद नहीं करना है कि एक गोला जिसमें प्रपोजल लिखा हुआ है, द राउंड इन विच द प्रपोजल इज रिटन प्लस द एक्सेप्टेंस सर्कल इज इक्वल टू द सर्कल इन द प्रॉमिस। ये नहीं याद करना है भाई, ये बहुत ही कुछ छोटी बच्चों की क्लास आई है इस दफ़ा। ये असल में मैंने मशवरा किया लोगों से, उन्होंने कहा जी अब ये कोविड वाले लोग आना शुरू हो गए अब आपके पास, तो इनका जो लेवल है ना कुछ थोड़ा ज़्यादा है। मैंने कहा ठीक है, मैं समझ गया, मैं रो रहा ना, मैं कहा यार पूरा पढ़ा के निकल जाओ, तो आखिर में एक लड़का कह रहा है कि वो, मैं कहा ठीक है, खैर वो मुझे कोई इतराज़ नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि बीच में रोको जब कहा हुआ है। लो जी, डेफिनेशन ऑफ प्रॉमिस और प्रॉमिस क्लियर है क्या? आप समझ गए इससे पहले कि इसने कहा कि ये उर्दू में मेरी बैंड बजाए, इसने खुद ही बोल दिया, बोला द पर्सन हु मेक्स द प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसर और द पर्सन फॉर होम सच प्रपोजल इज कॉल्ड द प्रॉमिसी। क्या नाम बताया था बेटे ने? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल साहब, आपका काम है पूछना अगर आप समझ सकें तो, और हमारा काम है नहीं बताना। लो वो मुस्कुरा रहे, देख लीजिए आप अपना काम करें ना, हम अपना काम करेंगे, जब आप अपना काम करेंगे तो अपने काम में माहिर हो जाएंगे, हमें हमारा काम करने दीजिए। ये प्रॉमिसर की डेफिनेशन यहां पर ये है, आगे जीते रहिए यार। ये अगर इस तरह की क्लास हो जाए तो फिर तो हमारी ज़िंदगी आसान हो जाए। कहने लगे कि आगे चल के फिर कुछ और मायने आएंगे, जब जाएंगे तो बताएंगे। मतलब और मायने में भी फ़र्क होता है। ये देखिए, ये है मामला, मज़ा आ रहा है इस वक्त, दिल चाह रहा है कि दिल खोल के मैं कुछ खिला पिला दूँ, लेकिन फ़ौरन नहीं। अच्छा, यहाँ पर प्रॉमिसर को ऑफरर भी कह रहे हैं और प्रॉमिसी को, हालांकि द वन टू हुम द ऑफर इज मेड इज कॉल्ड द ऑफरर एंड फॉर हुम। तो ये तो बच्चों वाली बात हो गई। अब इसके बाद क्या आएगा, आपको कुछ याद ही नहीं होगा, वो एग्रीमेंट की डेफिनेशन आएगी। वो कह रहे थे कि एग्रीमेंट की डेफिनेशन समझ में नहीं आ रही। अच्छा, मैंने भी महसूस किया कि हाँ यार, नए लड़के को तो एग्रीमेंट की डेफिनेशन थोड़ा सा तंग करेगी। अब मैं ना ज़रा आप लोगों को एक तस्वीरी शक्ल से एग्रीमेंट की बताता हूँ। बिलाल ही बताया ना? हाँ, बिलाल भी तवज्जो से बैठिएगा। ये सर्कल कॉन्ट्रैक्ट है, ऑनलाइन तुम लोग भी जरा, अम्माद मियाँ वेलकम, और ये एग्रीमेंट है, दोनों एक जैसे ही लग रहे हैं। अच्छा, अब सबको मालूम है आप में से कि एग्रीमेंट बहुत सारी किस्मों के हैं। एक शादी का बुलावा, सोशल इनविटेशन। सोशल जो है वो भी एग्रीमेंट है, लेकिन हमें उसकी ज़रूरत लॉ में। दूसरा ये कि चोर ने चोर को मोबाइल बेचने का एग्रीमेंट किया, तो ये इलीगल एग्रीमेंट भी नहीं चाहिए। तो हमें कौन सा चाहिए? नहीं, इन्फोर्सेबल वाला नहीं चाहिए हमें चाहिए P+C वाला। हाँ, अब क्या मतलब प्रॉमिस प्लस? भाई इसका मतलब है कि एग्रीमेंट के लिए एक ऑफर होगी और एक एक्सेप्टेंस होगी। तो जब ऑफर एक्सेप्ट हो जाएगी तो यहां पर क्या आ जाएगा? प्रॉमिस। समझ में आ गई बात? एग्रीमेंट के लिए भी ऑफर है, एक्सेप्टेंस है, जो कि प्रॉमिस की सूरत में आ जाएगा।
अब ये सी क्या है, कंसीडरेशन। तो कंसीडरेशन पे बड़ी बात हुई, गिव एंड टेक को कहते हैं। लेकिन पिछली क्लास में एक नई बात हो गई थी कि प्रॉमिस को भी कंसीडरेशन कहते हैं। अभी सब्र करें, गिव एंड टेक तो हमें समझ में आ गया। बहन ने बहन को कहा कि मैं जूसर दूंगी, और दूसरी बहन ने कहा कि मैं वॉशिंग मशीन दूंगी। इसका मतलब है गिव एंड टेक हो गया, इसका मतलब है एग्रीमेंट बन गया, क्योंकि ऑफर भी हुई, एक्सेप्टेंस भी हुई और कंसीडरेशन भी आ गया, तो एग्रीमेंट तो बन गया। अच्छा, इसी तरीके से अगर आपके अब्बा मुझे पेइंग गेस्ट के तौर पर रखें, यानी पेइंग गेस्ट, तो ये जो कंसीडरेशन आ रहा है, अभी तो मैं नहीं आया ना, तो फिर ये क्या चीज है? ये अब्बा और मेरा एग्रीमेंट कैसे होगा? प्रॉमिस जो है वो कंसीडरेशन बन जाएगा। अब समझ में आ रहा है? दोनों के प्रॉमिस एक दूसरे के लिए, और कंसीडरेशन होने की वजह से तस्कीना, आप अभी पीछे रह गई है टाइप करने में। ये जो बेनिफिट एंजॉय बाय बोथ द पार्टीज है वो तो ये है, गिव एंड टेक। क्लास समझ में आ रहा है क्या? कंसीडरेशन दो तरह का अभी हमें नजर आ रहा है। क्या? एक तो गिव एंड टेक है, गिव एंड टेक की वजह से प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन एग्रीमेंट हो गया। लेकिन अगर यहां पर एक दूसरे के लिए जो प्रॉमिस हो यही कंसीडरेशन बन जाए तो भी एग्रीमेंट हो गया। अब बात समझ में आ गई? अब सवाल ये पैदा होता है कि सारी चीजें तो यहां पर कॉन्ट्रैक्ट वाली हैं, तो ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। बहुत अच्छा कहा है कि जब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा। मेरे जैसा स्टूडेंट पूछेगा कब इन्फोर्सेबल बाय लॉ होगा? हाँ, तो अब आपने जवाब दे दिया कि एग्रीमेंट में जब लीगल इंटेंशन होगी। और लीगल इंटेंशन का क्या मतलब बताया था उसने, स्टडी टैक्स वाले ने, कि जो डिफॉल्ट करेगा तो दूसरा उसको कोर्ट में सूट फाइल करने के लिए उसने अपनी नियत की हुई होगी। सर, जब गिव एंड टेक नहीं होगा तो सिर्फ प्रॉमिस ही एग्रीमेंट बना देता है। जी यूजर साहब, नाम बताएं अपना पहले। बिल्कुल सही बताया आपने। आप पिछली क्लास में मेरे ख्याल में थे नहीं, लेकिन अच्छा आबिस, हाँ बेटा, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। और ऑनलाइन मत लिया करो यार, कोशिश किया करो क्लास में आया करो। बिल्कुल प्रॉमिस जो एक दूसरे के लिए होंगे वो, भाई मुझे ये बताओ ना, खुद कॉमन सेंस से सोचो। 24 तारीख को अब्बा ने रेंट पे दे दिया, आना उन्होंने पहली को है, तो 24 से पहली में अब्बा किसी और को दे सकते हैं? अब अब्बा को क्या चीज बांध रही है? हाँ, वो प्रॉमिस कंसीडरेशन बन गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया। अब जो लॉ नहीं पढ़ना जानता ना, वो क्या कहता है, और वो मुकर गया तो भाई मुकर गया तो फिर तो साबित करने का मामला आ गया ना। हम अभी मुकर नहीं रहे, हम कह रहे हैं कि प्रॉमिस भी कंसीडरेशन है, बोलो, और गिव एंड टेक भी कंसीडरेशन, और जिससे एग्रीमेंट बन जाता है। एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए एक तो लीगल इंटेंशन होनी चाहिए और दूसरा ऑब्जेक्ट लॉफुल होना चाहिए। तो अब आप लोगों ने एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट को आमने सामने देख लिया, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एक ऐसा एग्रीमेंट है, जबकि एग्रीमेंट के अंदर क्या छुपा हुआ है? बोलो, प्रॉमिस प्लस कंसीडरेशन। और प्रॉमिस में क्या छुपा हुआ है? बोलो, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस। अब पता चला कि कैसे तय दर तय खुल रहा है। हाँ, वो अभी छोड़ दो ना, फिर वो गड़बड़ हो जाती है, आप लोग उतना बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। मैंने कहा था और भी हैं, बाद में बता देंगे, अभी तो 2 पॉइंट ध्यान में रखो। अब यहां पे एक और बात खुलेगी कि लीगल इंटेंशन का कैसे पता चलेगा, लॉ ने क्या इंतजाम रखा हुआ है। वो तो लीगल इंटेंशन से होता क्या है, यहां बातचीत हो रही है कि लीगल इंटेंशन के लिए लॉ ने क्या तरीका बताया हुआ है। वो देखो, वो उस्मान ऑनलाइन का बच्चा बैठा हुआ है, कह रहा है प्रिजम्पशन दी हुई है। अब तुम लोगों में से कुछ लोगों को ये बात समझ में आ गई।
और प्रिजम्पशन किस हवाले से दी हुई है? कुछ सोशल रिलेशनशिप है। भाई बिलाल का क्या हाल होगा पता है? भाई बिलाल का हाल ऐसे हो रहा है, टेबल टेनिस में ऐसे नहीं होता, टिंग 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 टिंग। हाँ बहुत अच्छा खेल रहे हैं, पता नहीं चल रहा कैसे खेल रहे हैं, लेकिन कोई इशू नहीं है। असल में ये मिसाल तो मैंने दे दी, वो अपने ज़माने की मिसाल मैं आपको दे नहीं सकता, क्योंकि अब वो सीन ही नहीं होता। पहले फिल्में होती थी ना, फिल्में लगती थी तो सिनेमा हॉल होते थे, तो कुछ लोग जल्दी पहुंच के टिकट ले लिया करते थे, हम जैसे ज़रा देर में पहुंचते थे, वजह बाद में बताऊंगा। तो जब हम पहुंचते थे तो फिल्म शुरू हो चुकी होती थी, पूरा अंधेरा होता था हर तरफ। तो फिर हम दरवाज़ा खोल के ना आवाज़ लगाते थे, अर्शी अरशद अर्शी। वो कहता हो इधर इधर इधर। अब आवाज़ से जा रहे हैं आप, वो टॉर्च भी नहीं मार रहा, कभी फिल्म में लाइट आ रही है कभी नहीं आ रही। तो फिर आपने देखा कि वो तीसरी लाइन में वो बैठा हुआ हाथ हिला रहा है। अब आप गए ढिंग 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 ढिंग, जैसे ही आप बैठे उस बंदे ने कहा यार मुझ पे कहाँ बैठ रहे हो भाई, इधर है तुम्हारी सीट। क्योंकि इतना अंधेरा होता था तो थोड़ी देर आपको पता ही नहीं चल रहा होता था कि हो क्या रहा है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको सर नज़र आना शुरू होते थे, फिर फिल्म नज़र आनी। तो अभी हमारे बिलाल भाई का हाल ना वही वाला है, तो अभी थोड़ी देर में आपको साथ मिलाते हैं। ठीक हो गया, ये भी क्लियर हो गया भाई। इसका मतलब ये हो गया कि ये डेफिनेशन अब आपको बिल्कुल अच्छी तरह क्लियर हो गई। बोलो क्या? बोलो एवरी प्रॉमिस एग्रीमेंट की डेफिनेशन है। और एवरी सेट ऑफ प्रोमिस का क्या मतलब हुआ? नहीं, हाँ ये भी बोलो और साथ बोलो अब्बा का प्रॉमिस और रेंट वाले का प्रॉमिस क्या हो? बोलो फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर इज एन एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट कब बनेगा? ये हो गया इन्फोर्सेबल बाय लॉ, और ये आ गई इन्फोर्सेबिलिटी, ये पूरा मटेरियल आ गया। तो अब इसका मतलब है कि आपको ये एक्सप्रेस और इम्प्लाइड भी पता है। एक्सप्रेस के मायने बाय वर्ड्स, स्पोकन और रिटन, और इम्प्लाइड माने अदर देन वर्ड्स, दैट इज बाय कंडक्ट। यहाँ पर ही हमने दो लफ्ज और दिए थे। ये अभी पिछला आधा घंटा जो है हमने एक कोशिश फिर की है कि आप लोगों को अनइन्फोर्सेबल बाय लॉ, और इन दोनों में फ़र्क कैसे बताएंगे हम? इन दोनों में फ़र्क कैसे बताएंगे आप? बिल्कुल सही है, लीगल इंटेंशन और लॉफुल ऑब्जेक्ट से बता देंगे। इसको उलट दो, इस लॉफुल ऑब्जेक्ट को उलट दो। जब ऑब्जेक्ट अनलॉफुल होगा तो वॉइड है। जब इलीगल या अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है, भाई चोरी का सामान खरीद रहे हैं, तो अब अगर पैसे दे दें और वो हमें गुड्स ना दे तो हम कोर्ट में नहीं जा सकते ना। इसका क्या मतलब हुआ? वॉइड। अच्छा, अब यहाँ पे नया लड़का क्या कहता है? क्यों सर, वो हम उनको पुलिस वालों को नहीं जाके कह सकते कि ये चोरी का माल है इसके पास? बताओ उस लड़के का क्या जवाब है? हम क्या जवाब दें? हाँ बताओ, सही बोल रहे हो, पहुँचे हुए हो? नहीं, हम क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ रहे हैं, हम सिविल लॉ पढ़ रहे हैं। सिविल लॉ में हम कोर्ट के पास नहीं जा सकते, क्रिमिनल लॉ में तो हम चोर वोर के लिए जाएंगे। जय भाई क्लियर बात? यहाँ से अब आगे बढ़ें? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। बिलाल भाई अब आप यहाँ से साथ हो जाइए, यहाँ से अब आप साथ हो जाएंगे। मैं कैसे अभी आपको साथ मिलाऊंगा? सबसे पहला काम तो आप ये करेंगे कि आज की क्लास तवज्जो से लेंगे, ठीक है? और फिक्र नहीं करें ये जैसे ऐसे हैं, ये पहले 3 क्लासों पहले ऐसे नहीं थे। तो आप खरीद क्यों रहे हैं? सस्ता मिल रहा है। वो कह रही है चोरी का आप मोबाइल खरीद क्यों रहे हैं? सस्ता मिल रहा है। बेईमानी आ गई दिमाग में, क्या करें? इंसान है, फंस गए। बस इंसान फंस जाता है ना लालच में, तभी तो बड़ों ने कहा लालच बुरी बला है। सर पेज 3 की सारी डेफिनेशन याद करनी है या वन लाइनर करना है? क्या पूछ रहा है यार भाई? वो जो वन लाइनर में है वो यही हैं, और जो ना हो वो इसमें से ले जाओ। अब क्लियर हो गई बात उस्मान बाबा? मैं थोड़ी मेहनत करके बना ही लूँगा, उसी वन लाइनर को दोबारा बना के ना दोबारा भेज दूंगा कि भैया ये याद कर लो, अब इसमें से जो समझ में आना है वो पूछ लेना। हालांकि जो उसमें है वो काफ़ी है, बाकी हमने स्टडी टेक्स्ट इसलिए पढ़ा दिया कि डर निकल जाए
और जो नई चीज़ मिल जाए आपको शुरू से आदत हो जाएगी, उसको उसमें डाल लेंगे। अब भाई बिलाल भाई को साथ में लाना है, बिलाल भाई को, और बिलाल भाई जैसे बहुत से लोगों को जो बाद में आएंगे, ये एक ऐलान सुन लें सारे के सारे, वो सुन लें भाई उमर फारूक, ये पीआरसी का इम्तिहान दे के जो लोग आ रहे हैं, तो जैसे ये बिलाल हैं या ऐसे ही कुछ लोग और जमा हो गए 7-8 5-6, तो उनको मैं इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट दोबारा करा दूंगा। हालांकि रिकॉर्डिंग में मौजूद है, लेकिन फिज़िकल या ऑनलाइन मैं एक यानी लाइव सेशन भी कर दूंगा। आप लोगों ने भी सुन लिया, या आप लोगों को सबको इसलिए बताया कि अगर आपके कोई दोस्त हों और उन्होंने लेना हो तो उन्हें ये बात बता दें। तो अभी हम तो आगे बढ़ रहे हैं, अब चूँकि इनको साथ साथ आगे बढ़ाना है तो अभी रुक जाएं, अभी तो सबको मैं नई चीज़ पढ़ाने वाला हूँ। देखो तुम्हारा एक सब्जेक्ट है कंपनी लॉ, और ये सर की मेहरबानी है कि सर पढ़ा रहे हैं, क्योंकि वो ज़्यादा बेहतर तरीके से इसको कवर कर सकते हैं और अंडरस्टैंड करवा सकते हैं। इतना कॉन्सेप्चुअल नहीं है, प्रोसीजरल है। बताओ मैंने आखिरी क्या बात कही? हाँ, ज़्यादा प्रोसीजर में ही है, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, 10 पॉइंट। अब कंपनी लॉ को आप किस तरह समझेंगे? देखिए, आप में से जिन लोगों ने बिजनेस पढ़ा है वो ये जानते हैं कि कैपिटलिज्म एक, या इकोनॉमिक्स पढ़ी हुई है, कैपिटलिज्म पढ़ा हुआ है। तो जैसे हम मुसलमानों में मस्जिद का बड़ा अहम है, इसी तरीके से कैपिटलिज्म में पैसे जनरेट करने के लिए कुछ तरीक़े हैं वेल्थ को जनरेट करने, और बैंक का बड़ा अहम रोल है। जैसे कि वन मैन बिजनेस होता है, वो आप सबको पता है, किसको कहते हैं? सोल प्रोप्राइटर। ठीक है, ये बिजनेस का भी तरीका है और ये वेल्थ भी जनरेट करता है। थोड़ा बड़ा हो गया तो फिर आपने क्या किया? पार्टनरशिप। 20 तक मैक्सिमम पार्टनर कुछ सूरतों में होते हैं, ये हमारे कोर्स में है, और कुछ सूरतों में 20 से ज़्यादा भी होते हैं। अब मैं बोल के आगे बढ़ रहा हूँ और आप में से कोई भी कुछ नहीं पूछ रहा। जब जर्नल बिजनेस हो, जर्नल बिजनेस में मुराद कोई मेडिसिन का काम कर रहे हैं, कोई दूध का काम कर रहा है, कोई सीमेंट का काम कर रहा है, तो ये जो बिजनेसेस हैं इनमें मैक्सिमम तादाद है 20। 21 नहीं कर सकते आप, इलीगल एसोसिएशन हो जाएगी, कंपनी लॉ कहता है। यानी 21 की सूरत में फिर आपको कंपनी बनानी पड़ेगी। 20 से ज़्यादा उस सूरत में पार्टनर्स हो सकते हैं जब प्रोफेशनल फर्म्स हों। ये हमारे कोर्स में है, ये हम पढ़ाएंगे आपको। इसका मतलब ये है कि अब एक सूरत ये हो गई कि जो सोल प्रोप्राइटर है इसमें बिजनेस और पर्सन सेम है। पार्टनरशिप में भी यही है। सुना हुआ है कभी अनलिमिटेड लायबिलिटी? सुना हुआ है? क्या होती है अनलिमिटेड लायबिलिटी? सादा जबान में बता दो, टेक्निकल नहीं भी बताओ तो। बिल्कुल सही है, इसको लोन से उठा लें। आपके लोन आपने लिया है, ये बिजनेस में मैं बैठा हुआ हूँ, बिजनेस लोन वापस करेगा और बिजनेस से लायबिलिटी निकल के पर्सनल एसेट तक चली जाएगी। यानी जो ज़ाती मकान, ज़ाती घर, ज़ाती गाड़ी बिजनेस से हट के है, तो लायबिलिटी निकलती हुई चली गई, चीरती हुई चली गई, और इसे कहते हैं अनलिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट। यहाँ पे ये इसलिए बताते हैं कि बाय एंड लार्ज दोनों में लायबिलिटी अनलिमिटेड ही होती है। ये मैंने बाय एंड लार्ज इसलिए कहा है कि कुछ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी होती है जो आपके आईटीबी में भी पढ़ाते हैं, लेकिन आप उसमें मत पढ़ें। कंपनी असल में एक अलग से बीइंग है। बीइंग समझते हैं? जैसे हम एक बीइंग हैं, सेपरेट लीगल एंटिटी है। और मैंने 2004 में जब पढ़ा, अब मैं आपको एक बता रहा हूँ लेकिन आप निकालिएगा नहीं, एक तरीके से अमूमन कहते हैं कि कंपनी के जो ओनर हैं वो शेयर होल्डर्स हैं। ये हमारे जो हमने पढ़ा, जब तक मैंने नहीं पढ़ा था मैं यही पढ़ाता था। ये एक तरीके से तो बात ठीक है, लेकिन एक तरीके से ये बात ठीक नहीं है, क्योंकि कंपनी का कोई ओनर नहीं है। शेयर होल्डर्स तो अपने शेयर्स के ओनर हैं, लिखते हैं कि शेयर होल्डर्स आर द ओनर, लेकिन असल में कंपनी का कोई ओनर नहीं है। क्यों? क्योंकि कंपनी सेपरेट है।
एक लीगल एंटिटी है, बल्कि आप बहुत अच्छा करें तो इसको लीगल पर्सनैलिटी बोल सकते हैं, पर्सन नहीं। लीगल पर्सन नेचुरल पर्सन अलग है, हम लोग सब नेचुरल पर्सन हैं और हम सब लीगल पर्सन भी हैं। मेरा बेटा भी लीगल पर्सन है, नेचुरल पर्सन भी है, लेकिन लीगल पर्सनैलिटी नहीं है वो, क्योंकि अभी वो 18 साल का नहीं हुआ। चूंकि कंपनी के अपने राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस हैं, अपने एसेट्स हैं, अपना अकाउंट है, इसलिए कंपनी को लीगल पर्सनैलिटी कहना जरूर अच्छा है। लेकिन हमारे यहां क्या कहा जाता है पाकिस्तान में कि लीगल पर्सन है वो, आप यही मान लीजिए, लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्चुअली समझा रहा हूं। अच्छा, अब बहुत सारी किस्म की कंपनीज हैं, बस दो चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक तो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट है कि शेयर होल्डर की लायबिलिटी लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ अमाउंट ही हैज इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। और दूसरा यह है कि कंपनी इज देयर समवेयर इन द एयर, नजर नहीं आ रही। जैसे हम इंसान हैं और हम अस्पताल में पैदा होते हैं, इसी तरह कंपनी जो है वो एक सर्टिफिकेट के तहत वजूद में आती है। जैसे हमें बर्थ सर्टिफिकेट मिलता है ना, ऐसे उसे सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। सर पूरा तरीका बताएंगे, अगर मेरी सर से बात हुई तो हो सकता है मैं बता दूं, लेकिन सर करा देंगे। सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन का तरीका ये है कि जैसे तुम में से कोई कंपनी बनाना चाह रहा है, तो सबसे पहले तो ये सवाल पैदा होगा कि तुम कौन सी कंपनी बनाना चाहते हो। दो मोटी मोटी कंपनीज तो ये हैं जो दोस्तों ने बताया, पब्लिक प्राइवेट। नहीं, इसके अलावा कंपनीज होती हैं लिमिटेड बाय शेयर्स, बोलो, इसमें शेयर्स होंगे, लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनीज। जी, अनलिमिटेड कंपनीज भी होती हैं, लेकिन अब नहीं होती। अनलिमिटेड कंपनीज में शेयर कैपिटल वाली भी होती हैं और जो शेयर कैपिटल नहीं होता वो भी होती हैं। तो सर शेयर कैपिटल नहीं होता तो फिर वो क्या करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना हुआ है? ये एक कंपनी है जी, स्टॉक एक्सचेंज एक कंपनी है लिमिटेड बाय गारंटी। अब उमर भाई मसला ये है कि कंपनी के अपने हाथ पांव तो है नहीं ना, तो कंपनी चलेगी थ्रू डायरेक्टर। जो मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा एजेंसी, मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक चैप्टर पढ़ाऊंगा एजेंसी, यानी मैं प्रिंसिपल हूंगा कराची में रहता हुआ और लाहौर में जासिम को अपना एजेंट बना दूंगा। अगर जासिम कुछ भी नहीं है, ये बस मेरे बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। तो डायरेक्टर के पास दो गाड़ियां हैं, कुछ सुन ही नहीं रहा। एक गाड़ी तो उसने अपने पैसों से खरीदी है और एक गाड़ी उसने कंपनी को ने उसको दी हुई है। तो जब डायरेक्टर कंपनी छोड़ के जाएगा तो कितनी गाड़ियां लेके जाएगा? तो जो अपनी वाली गाड़ी ले जाएगा तो जो रह गई वो किसकी है? तो कंपनी क्या है? हाँ, कंपनी आइडेंटिफाई होती है एक सील से, जिस कागज के ऊपर उसकी मोहर लगी हुई होगी, एक सील लगी हुई होगी, वो समझा जाएगा कि ये कंपनी की चीज है। डायरेक्टर अपने कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं ना, लेकिन डायरेक्टर कंपनी के बिहाफ पर भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो आपको सर डायरेक्टर का टॉपिक पढ़ाएंगे कि डायरेक्टर्स होते कैसे हैं, बनते कैसे हैं। असल में डायरेक्टर से पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन होगा? बोले प्रमोटर्स होंगे। यानी जैसे मेरे सामने ये लोग बैठे हुए हैं, इन्हें कंपनी बनाने का ख्याल आ गया, ठीक हो गया, तो अकेला गोविंद भी जो है वो कंपनी बना सकता है अब 2017 के कानून के तहत। उसका नाम है सिंगल मेंबर प्राइवेट कंपनी। क्या है? वैसे प्राइवेट कंपनी के लिए कम से कम 2 लोग चाहिए और पब्लिक कंपनी के लिए 3। ये सबको पता है ना। ये 2 और 3 क्या कहलाएंगे? बोलो, प्रमोटर्स। अच्छा सर ये बताएं कि ये मुझे सवाल किया जा रहा है
कि ये जो गोविंद की कंपनी है ये गोविंद की है या गोविंद इसका शेयर होल्डर है? जी, जब गोविंद अपना काम करता था ना, ये एक बहुत बड़ा केस है सोलोमन वर्सेस सोलोमन का, ये लीडिंग केस है कंपनी लॉ का, जिसमें वो ये बताता है कि जब गोविंद सारे शेयर्स भी अपने पास रख ले तो भी कंपनी अलग है और गोविंद अलग है। ये कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। अगर इसको मिक्सअप किया तो फिर कंपनी नहीं समझ में आएगी। जब इसने कंपनी इनकॉर्पोरेट कर ली, इनकॉर्पोरेट का मतलब समझ में आया? रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करा ली। तो बस जरा मोटा मोटा सा बता दूं, उसके बाद फिर बस खत्म करते हैं। तो ये प्रमोटर्स जो हैं ये क्या करेंगे? ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जाएंगे, SECP में बैठे होंगे रजिस्ट्रार साहब, वहां जाएंगे तो वहां क्या करेंगे? बोले फॉर्म लेंगे। अब इस तरह नहीं पढ़ाएंगे सर, ये तो मैं ऐसी जरा तफरी में करा रहा हूं। फॉर्म लेके क्या करेंगे? भरेंगे। ये बात हुई ना। अब इसके साथ डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे वो। उसमें एक चीज होती है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। पूछिए ये क्या होता है भाई? ये होता है कि अगर इम्तियाज मलिक से पूछोगे कि आपका क्या नाम है, तो इम्तियाज मलिक मुंह से बता देंगे कि मेरा नाम इम्तियाज मलिक है। कंपनी से पूछो, ये जरा कंपनी से पूछो तुम्हारा क्या नाम है, पूछे आप पूछे तो अब वो तो तुम्हें नहीं बता रही ना, तो मेमोरेंडम में लिखा होगा। मुझसे पूछो आप कहाँ रहते हैं, तो मैं बता दूंगा मैं फलां जगह पे कारसाज में रहता हूं, मैंने बता दिया ना। कंपनी से पूछो आपका रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ है, मेमोरेंडम में होगा। अब समझ गए? मेमोरेंडम में कुछ बातें होंगी जो आपको पढ़नी पड़ेंगी, जो आपको याद करनी पड़ेंगी कि कैपिटल कितना होगा, ये सारी बातें। तो मेमोरेंडम लग गया। फिर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, हाँ ये क्या है? अब आप मुझसे पूछिए कि सर आप कैसे पढ़ाएंगे, तो मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा, ऐसे पढ़ाऊंगा, क्लास ऐसे होगी, यूं होगी, दरमियान में आप पूछ सकते हैं कंपनी अंदरूनी तौर पर कैसे चलेगी, मीटिंग कैसे कॉल होगी, शेयर होल्डर्स को नोटिस कैसे जाएंगे, अकाउंट्स किस तरह बनाए जाएंगे, ये इंटरनल जितनी वर्किंग है ये आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई होती है। यानी मेमोरेंडम एक आउटसाइडर डॉक्यूमेंट है, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इनसाइड का इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस। मोटा मोटा बता रहा हूं। इसी तरह से कुछ और भी फॉर्म लगेंगे। अब ये सारे तैयार हो गए, बोलो हो गए। अब इसका क्या करेंगे? रद्दी पेपर में भेज देंगे? नहीं, जमा कराएंगे कहां? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, आर बड़ा सी बड़ा प्रॉपर नाउन है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास फॉर्म जमा हो गया भाई। पब्लिक होगी तो कितने गए होंगे प्रमोटर्स? 3, और प्राइवेट वाले और गोविंद भाई अकेले। अब ये गए होंगे, फिर वो क्या करेगा? स्टैंप लगा देगा फौरन, पोस्ट ऑफिस है ना भाई, वो चेक करेगा डॉक्यूमेंट, और अगर उसमें कोई कमी बेशी होगी तो आपको बताएगा, और ये भी लाओ। उसके बाद आप गोल्ड लीफ की डब्बी वहां भूल जाएंगे। अमूमन आप गोल्ड लीफ में पैसे रखते हैं। अच्छा ये सब मत लिख देना वहां पर। तो भाई बात सारी ये है कि अब उन्होंने फिर आपको एक दिन बताया कि आपकी कंपनी रजिस्टर हो गई, और उन्होंने आपको क्या इशू कर दिया? सर्टिफिकेट ऑफ सीए। फाइनल वालों से एक दफा सीए वालों ने पूछा, बताओ कंपनी किस डेट को एग्जिस्टेंस में आती है? तो ज्यादातर ने यही जवाब दिया कि जिस दिन सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है। देखिए ये बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। बच्चा पैदा हुआ है 2 अक्टूबर को और सर्टिफिकेट उसको मिल रहा है 10 अक्टूबर को, तो बताइए बच्चा कब पैदा हुआ? तो आप बताएंगे कि जो डेट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन में लिखी हुई होती है उस डेट को कंपनी एग्जिस्टेंस में आ जाती है। एग्जिस्टेंस का मतलब समझ में आया? बोलो नहीं। शेयर होल्डर गए, अब प्रमोटर गए। प्रमोटर्स और शेयर होल्डर में क्या फर्क है बताओ? बस मैं खत्म कर रहा हूं बात। भाई एक प्रमोटर दरमियान में उनका इंतकाल हो गया तो वो तो शेयर होल्डर ना बन सके। एक बीच में कनाडा चलेगा, तो इसका मतलब है कि सब प्रमोटर शेयर होल्डर नहीं होंगे, और एक अभी ताज़ा ही शेयर होल्डर थे तो वो प्रमोटर नहीं थे। तो इसका मतलब है कि प्रमोटर्स अलग हैं और शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर अलग हैं। डायरेक्टर शेयर होल्डर्स ही ये करते हैं मीटिंग में, मीटिंग सर पढ़ाएंगे आपको, और शेयर होल्डर्स क्या होते हैं और शेयर ट्रांसफर कैसे होते हैं, ये सब आपको कंपनी लॉ में पढ़ाया जाएगा।
तो शेयर होल्डर में से डायरेक्टर बनते हैं, और कुछ डायरेक्टर अदरवाइज भी होते हैं, वो गवर्नमेंट की तरफ से भी आते हैं, वो एग्जीक्यूटिव कहलाते हैं, वो पूरा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहलाता है, पूरा जो कहलाता है ना वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। क्रिकेट टीम का कप्तान, इसका चीफ एग्जीक्यूटिव, बिल्कुल ऐसे सिंपल सा है, कोई कंपनी लॉ मुश्किल नहीं है, बहुत मज़ेदार है और आसान है। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे पता थी बस वो बताते हुए निकलता हूँ, जो प्राइवेट कंपनी होती है वो फॉरेन बिजनेस शुरू कर सकती है सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन के बाद, लेकिन पब्लिक कंपनी को एक डॉक्यूमेंट और बनाना होता है, बोलो क्या? प्रोस्पेक्टस या SILOP, बोलो क्या? स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ द प्रोस्पेक्टस। पूछो ये क्या कह रहे हैं आप? पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर्स दे सकती है, इसी बात में एक बात छुपी हुई है, प्राइवेट कंपनी पब्लिक को शेयर्स, यानी प्राइवेट कंपनी स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं होगी। यहां तक बात क्लियर है? अब पब्लिक कंपनी पब्लिक को शेयर्स देगी तो वो देने का तरीका है प्रोस्पेक्टस, एक पूरा इश्तिहार बनेगा कि हमारी ये कंपनी है, ये डायरेक्टर है, ये फलाने, आप इतनी ज़बरदस्त कंपनी, आप हमारे शेयर्स खरीदें। तो वो जो आप लोग एक शनाख्ती कार्ड पे पैसे जमा करा के शेयर्स की अप्लाई करेंगे ना, वो ऑफर है, ये प्रोस्पेक्टस ऑफर नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? अच्छा, पब्लिक कंपनी तो है, बस आखिरी बात कह रहा हूँ, तवज्जो से रखें, लेकिन वो अभी पब्लिक को शेयर नहीं दे रही। बोलो ना फिर सर। भाई अब आपने रजिस्ट्रार के पास या तो पब्लिक कंपनी ने प्रोस्पेक्टस जमा कराना है या सिलॉप जमा कराना है। बोलो सिलॉप क्या? स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ द प्रोस्पेक्टस, उर्दू स्टेटमेंट प्रोस्पेक्टस की बजाय। बोलो नहीं समझ आ रहा? भाई अगर तो पब्लिक को शेयर दे रहे हैं तो पब्लिक कंपनी प्रोस्पेक्टस बनाएगी ना, वही प्रोस्पेक्टस रजिस्ट्रार को जमा करा देगी। सज्जाद भाई बात क्लियर? ये तो बात सीधी थी। पब्लिक कंपनी पब्लिक को अभी शेयर देना नहीं चाह रही, तो फिर उसको प्रोस्पेक्टस की जगह कुछ तो जमा कराना है ना, तो वो प्रोस्पेक्टस जैसी एक स्टेटमेंट बनाएगा। अब आप समझ गए? एक स्टेटमेंट बनेगी प्रोस्पेक्टस जैसी। अब वो प्रोस्पेक्टस शाया नहीं होगा, वो एक स्टेटमेंट की शक्ल में होगा। तो स्टेटमेंट जाके जमा करा देंगे किसके पास? और फिर वो आपको एक दूसरा सर्टिफिकेट दे देगा जिसका नाम होगा सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट। कमेंसमेंट माने शुरू करना। यूं मोटे मोटे आपने 3-4 पब्लिक प्राइवेट के फर्क भी कर लिए और आपकी कंपनी रजिस्टर्ड भी हो गई और कारोबार शुरू भी हो गया। कोई बात पूछने की है तो बता दें। जी, प्राइवेट कंपनी पब्लिक हो सकती है बाद में, पब्लिक कंपनी भी मेरे ख्याल में प्राइवेट हो सकती है बाद में। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में चेंज लाना पड़ेगा। आप समझ गए? हाँ, हर चीज छींकना वगैरह वगैरह सब रजिस्ट्रार को बताना पड़ता है। ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं है, ये इसमें सारी चीजें राइटिंग में होंगी। एक कंपनी और भी होती है, उससे चार्टर्ड या आईनी कंपनी कहते हैं, जैसे कि हमने बताया था कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी एक कंपनी है, शायद बताया नहीं तो आप बता देते। वो एक चार्टर के तहत बना है, उसको आप लोग नहीं पढ़ रहे, आप लोग तो बिजनेस वाली कंपनीज पढ़ेंगे। और कोई बात पूछने की तो बस खत्म करें फिर। सर पब्लिक कंपनी के कितने प्रमोटर्स? भाई उसका तो बता दिया ना कि मिनिमम 3 होने चाहिए पब्लिक के लिए। और ये क्या है, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट में जाएंगे और पब्लिक का कितना रिपीट कर दें? नहीं, ये कुछ भी नहीं है। ये जो 3 पार्टियां सामने बैठी हैं ना, जासिम और रेहान और सज्जाद, ये हैं तो देखने में ऐसे, लेकिन आजकल पैसा ऐसे ही लोगों के पास है, तो बड़ी तगड़ी पार्टियां हैं ये। इन्हें पब्लिक कंपनी इन्होंने बनाई है, लेकिन ये अभी पब्लिक को शेयर नहीं दे रहे। तो इन सबको जाने की ज़रूरत नहीं है, ये मुझे वकील करेंगे, मैं जाऊंगा इनकी जगह ना, लीगल एडवाइज़र। हाँ, तो बेसिकली 3 प्रमोटर्स दिखाने हैं हमने, जो कि एक शेयर कम से कम लेंगे कागज़ के ऊपर। 3 शेयर होल्डर्स, ज़्यादा भी दिखा सकते हैं, 3 से कम दिखाएंगे तो फिर पब्लिक कंपनी नहीं बनाएगा वो, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। क्लियर हो गई बात? थोड़ा बहुत क्लियर हुआ? अब सर आएंगे, सर आपको कंपनी लॉ स्टार्ट करेंगे। ये जो शेयर होल्डर शेयर ले रहा है ये कॉन्ट्रैक्ट है। इसी तरह एक कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं उनके आपस में भी कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जी, क्योंकि वो एक कंपनी के मेंबर हैं।
थोड़ा बहुत कुछ समझ में आया भाई बिलाल? ये हमने असल में इंट्रो दे दिया है सर तारिक तोनियो की इजाज़त से, ताकि बच्चे थोड़ा सा जहन बना के अब बैठेंगे ना, तो अब आपको थोड़ा सा एक आइडिया होगा। तो अब जब सर तो बेसिक से लेके उठेंगे इंशाल्लाह, तो फिर आपको ज़रा और बेहतर लगेगा, ठीक है ना? तो कंपनी लॉ की मेरा ख्याल है कल डालेंगे सर की क्लास, कल का शुरू करेंगे। अच्छा जी, अब अपने टॉपिक पे आ जाइए। डन। 4:51। अब हमारी क्लास शुरू होती है, क्योंकि क्लास तो अब शुरू हुई है ना, इससे पहले तो बातें हो रही थी। सब लोगों को बात समझ में आ गई? आधी क्लास में हमने पिछली क्लास को कंसोलिडेट किया और फिर हमने थोड़ा सा कंपनी लॉ का एक इंट्रोडक्शन दे दिया, ताकि आप लोगों को थोड़ा इंटरेस्ट डेवलप हो जाए। और अब आप जब कंपनी लॉ में बैठेंगे तो उसको एक अलग सब्जेक्ट लेके बैठिएगा और हमें एक अलग सब्जेक्ट लेके बैठिएगा, ठीक है ना? और कोई ऐसी बात नहीं है, मुझसे भी पूछ सकते हैं, सर से भी पूछ सकते हैं, मेरी चीज़ भी सर से पूछ सकते हैं। और अगर हम दोनों में आपस में कोई इख्तिलाफ होगा तो वो हम आपस में बात करके हम भी सीख सकते हैं। कोई इसमें कोई बात नहीं है, हम सब लोग यहाँ पर सीखने के लिए बैठे हैं, कोई अकले कुल कोई नहीं है, समझ गए ना? बेसिक मकसद ये है कि आप लोग जो हैं वो सही तरीके से इस सब्जेक्ट को लेकर चलें। अब अगर ज़ुहैब भाई ये बताएं कि बिज़नेस लॉ का जो पोर्शन है उसमें हम क्या कर रहे हैं? हाँ ना, जोर से बोलो ना। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ से ज़रा भाई साथ हो जाओ बिलाल मियाँ, हालांकि आप कुछ लिख विख तो नहीं रहे हो, लेकिन हम आपको साथ मिलाना चाह रहे हैं क्योंकि आप आए हैं तो हमारे मेहमान हुए। बिजनेस लॉ में हम क्या पढ़ रहे हैं? उसमें हमने पहली चीज़ की है जो कि हमारे सज्जाद भाई बता रहे हैं। हमने पहली चीज़ क्या की है? इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट। अब इंट्रोडक्शन टू कॉन्ट्रैक्ट पर हमें क्या सवाल आ सकते हैं, वो हमने जंबील भेजी हुई है आपको, उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। जिस दिन भी ड्राफ्टिंग की क्लास होगी तो वो आप सवालात उसमें हल कीजिएगा। गलत करने से घबराइए नहीं। कोई सुन ही नहीं रहा? क्या सुना? क्या सुना? भाई गलती करने का मतलब ये है कि आप काम कर रहे हैं और फिर आप सीख लेंगे। सबसे बड़ी जो इंसान की कमजोरी है वो गलती करने से डरता है। आपने सबसे पहली हमसे क्या बात सीखनी है? गलती करें आप दबा, कुछ नहीं। हाँ, हमारे बुजुर्ग जो हमारे बड़े हैं वो कहते हैं कि भाई आप एक सुराख से मोमिन 2 दफ़ा नहीं डसा जाता। यानी इसका मतलब ये है कि भाई एक गलती की है तो उसको सीख लो, अब कोई नई गलती करो, कोई ऐसी बात नहीं। सजाद भाई कहाँ चले गए? आज की क्लास में अब हम अपनी नई क्लास शुरू कर रहे हैं बिलाल भाई के साथ। आज की क्लास में हम शुरू करेंगे, लिखिए, प्रपोजल या ऑफर। तुम लोग भाई साथ हो जाओ अब ज़रा। हालांकि इसकी जंबील भेज दूंगा मैं, लेकिन फिर भी अब आप लोग साथ साथ लिखने की तैयारी शुरू करें। कैसे लिखेंगे? ये ऐसे लिखेंगे, ये वाला 1 बनाएंगे और इसके साथ लिखेंगे ऑफर और यहाँ पर लिखेंगे प्रोपोजल और इसके साथ नंबर 1 हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे DEFINITION, डेफिनेशन सेक्शन 2A। आ ही नहीं रहा। पढ़ें ये जो येलो येलो है बिलाल भाई, ज़रा उनको पढ़ने दें, वो बेचारा नया लड़का, वो साथ तो मिलाने दें। बस यहाँ रुक जाएं, ये तो गलत है।
देखने से ज़्यादा भाई आपके पीछे हमने पढ़ाया ही नहीं। अबे यार ये नाच न जाने आंगन टेढ़ा। दफा करो। ये क्या लिखा हुआ भाई? ये डेफिनेशन आप सब लोग पढ़ चुके हैं जनाब, ठीक है ना? तो डन हो गई। चलें, टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal। ठीक है, आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा बेटा। ये डेफिनेशन मैं पिछली क्लास में भी समझा चुका हूँ और आज इस दफ़ा भी समझा दी है। अब तुम लोग नंबर 2 पॉइंट लिखोगे, ये नंबर 2। सज्जाद भाई आपने नंबर 1 नहीं लिखा, सबसे पहले क्लास 1 लिखें और क्लास 1 का में सामने लिखें प्रपोजल और ऑफर। ठीक हो गया। अब न्यूमेरिकल 1 लिखें, नंबर 1। ये जैसे 2 लिखा है ना, 2 का नंबर 1 लिखें और उसके सामने लिखें डेफिनेशन। जोएब भाई कल सुनूंगा आपसे। ऑनलाइन वालों को भी कह रहा हूं कि जिन लोगों का मामला क्लियर है बिल्कुल और जो उनका रिजल्ट का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं और जिन्होंने गाइडेंस लेनी है वो मिस मारूफ के पास अपना नाम लिखवाएं ताकि फिर उनको बाय फ़ोन ही गाइडेंस दे दी जाएगी, और बाकी का रिजल्ट के बाद इंशाल्लाह। नंबर 2 का नाम है एडिशनल पॉइंट्स। हम इसे एक और चीज़ भी कहेंगे, हम इसे कहेंगे रूल्स। और क्या कहेंगे हम इसे? लिखो ना, प्रिंसिपल्स। और क्या कहेंगे? कंडीशंस, रिक्वायरमेंट्स, ऑफ एन ऑफर। ये 1, 2, 3 और 4 क्या हैं? किसके? कौन सी ऑफर के? ऑफ अ वैलिड ऑफर। पहले लिख लो। ये इतने सारे लफ्ज क्यों बताए फामिक मियां? कोई भी सवाल में वो यूज कर सकता है। अब ये आपकी जंबील बनना शुरू हो गई, ये आपको बनी बनाई भी मिल जाएगी, लेकिन आप बनाना शुरू करें, क्योंकि मैं क्लास में बनवाना पसंद करता हूं, क्योंकि आप जब हाथ से लिखते हैं तो आपकी तवज्जो ज़रा रहती है। अमूमन बच्चे पसंद करते हैं इसको, और आपको लेनी हो, आप नहीं लिखनी हो, लिख के वो वाली इस्तेमाल करनी हो वो कर लीजिएगा, हमें कोई वो एतराज़ नहीं। वैलिड ऑफर क्यों कहा भाई? अब मैं आपको एक नया लफ्ज़ सिखाने का मौका लेता हूँ ना। असल में आपने अभी 2 लफ्ज़ पढ़े हैं, एक वैलिड और एक और लफ्ज़ भी है जिसका नाम है इनवैलिड। पूछे इनवैलिड का क्या मतलब है? इन का क्या मतलब होता है? अंदर कहाँ से हो गया? इनकरेक्ट। करेक्ट के अंदर इनकम्प्लीट। हाँ, ये नॉट, वो बेचारा सीधी अंग्रेजी बता रहा है, इन द ड्रॉ, द्रास के अंदर। नहीं मतलब फायदे नहीं है, हमारा भी तो ट्रिक है ना, तरीके से पूछते हैं ताकि गलती कराए लड़के से। बता बेचारा सही रहा था। तो नॉट वैलिड इसका मतलब हो गया, एक है वैलिड, को सुनी नहीं रहा? क्या सुन रहे हैं? एक है वॉइड और एक है बीच में। तो तुमने मुझे मोटरसाइकिल बेची, वैलिड। चोरी का पेट्रोल बेचा और तुमने अपने भाई की शादी में बुलाया, वैलिड। यानी अब्बा खड़े में पिस्तौल लेके, लिफाफा नहीं देके कहना डजन। इसका मतलब यह है कि शादी में जो बुलाया है वो क्या है? नॉट वैलिड। ना वैलिड है ना वॉइड है। भाई मैं तुम्हारे भाई की शादी में आऊं ना आऊं, अब्बा सूट थोड़ी फाइल कर देंगे। तो अब समझ में आ गई बात। तो हमने ये बात बताने का क्यों मौका निकाला?
हमने कहा हम प्रिंसिपल्स और रूल्स पढ़ रहे हैं किसके? वैलिड ऑफर के। हाँ, इनवैलिड ऑफर के नहीं। वैलिड ऑफर का रूल में रूल, पहला रूल, ये सबसे अहम लफ्ज है, ये लफ्ज, और ये पूरा याद करना होगा। कोई सुन ही नहीं रहा? क्या सुना? मतलब आप अगर किसी के सामने ये करेंगे कि आप ये पानी की बोतल खरीद रहे हैं, नहीं नहीं मैं नहीं खरीद रहा, नहीं प्लीज आप ले लेना, नहीं ना, आप क्यों इसरार कर रहे हैं, जरा सा देर आप करेंगे, यकीन करें लोग आपको जो हैदराबाद ले जाएंगे। इस सर आप सीधी तरह नहीं पढ़ा सकते, अबे पढ़ा रहे हैं ना, यही तो बता रहे हैं कि ऑफर के लिए पहला रूल क्या बना? हाँ, इंग्लिश में तो बोलना ही नहीं है, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद अबे इंग्लिश में बोलो ना भाई, बोल लो यार, इतने नाराजगी की क्या बात है? बोलो, समझ ही कुछ नहीं आ रहा, क्या बोलूं? मैं बताता हूं आपको क्या आपको समझ में आना है। देखें, आप सबसे पहले ये समझिए, अब यहां से समझिए, एक चीज है कॉन्ट्रैक्ट, बोलें नहीं, पूरा जुमला बोलें। समझ में आई बात? पूछें, क्या पूछना है? सवाल पूछना होता है। नहीं, आप पूछें क्या चीज है? 3 क्लासें पिछली देख लें। लेकिन अब आपके पास 3 क्लासें देखने का टाइम तो नहीं है ना, तो इसलिए आपको सिर्फ ये याद कर लेना है क्या, कि यहां से साथ होने के लिए कि एक चीज क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। चलिए, कॉन्ट्रैक्ट के लिए बिलाल भाई सबसे पहले ऑफर करनी पड़ती है। आप समझ रहे हैं? जो कॉन्ट्रैक्ट क्या चीज होती है वो नहीं होती जो आप सोच रहे हैं, वो आप पिछली क्लासें देखेंगे थोड़ी थोड़ी करके। पहले ही क्लास नंबर 3 सबसे पहले देखिएगा, फिर क्लास नंबर 2 देख लीजिएगा 1.5 पे, और पहली वाली भी 1.5 पे, लेकिन क्लास 3 जो है ना वो 1.5 पे नहीं देखिएगा। बोर हो जाए बंद कर दीजिएगा, थोड़ी देर बाद दोबारा देख लीजिएगा, समझिएगा, क्योंकि मैं रिवाइज करता हूं। अब क्लियर हो गई बात? अब यहां से आप हमारे साथ हो जाए। अब आप ये मत समझे कि मैं इतनी देर हमने आपको बिठाया, तंग किया आपको। अब आप यहां से साथ हो जाएं कि एक चीज है कॉन्ट्रैक्ट, वो क्या चीज है वो आप देख लेंगे, इनको भी नहीं पता था। कॉन्ट्रैक्ट के लिए दूसरा जुमला, पहली चीज क्या करनी होती है? ऑफर। फिर सवाल कीजिए, ऑफर के लिए या तो आज की क्लास देखिए या क्लास नंबर 3 देखिएगा, आखिर का देखिएगा, तो उसमें ऑफर बताई हुई है कि ऑफर कहते हैं किसको। तो इसका मतलब है आपको ऑफर भी समझ में आ जाएगा यहां तक। तीसरा जुमला, पहला जुमला क्या है? एक चीज है कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट शुरू होता है ऑफर से, ऑफर के कुछ रूल हैं। तीसरा जुमला समझ में आ गया? देखें, आप सब जज्बे आए हैं, आप इधर उधर हो रहे थे, अब आप इधर उधर नहीं हो रहे। ऑफर के कुछ रूल में रूल, पहला रूल देखिए सामने लिखा हुआ है आपके, क्या रूल है? पहला रूल वामेर, आप भी बता सकते हैं। हाँ, यानी अगर फर्ज करें आप अपनी मोटरसाइकिल बेचने की ऑफर कर रहे हैं तो आपको किसी दूसरे शख्स को करनी पड़ेगी। यू कैन नॉट मेक एन ऑफर टू योर सेल्फ, अपनी चीज आप अपने आप को नहीं बेच सकते। बहुत सादा सी बात है, लेकिन बहरहाल एक पॉइंट है। सर इनवैलिड का एक और एग्जाम्पल दे दें क्लैरिटी के लिए। नहीं, इसके लिए घर पे खाने पे बुलाना पड़ता है भाई, आप खाने पे बुलाएं, आपको इनवैलिड समझ में आ जाएगा। जब नहीं, बात यह है कि जब आपकी दुकान है और आप किसी को बिरयानी सामने रख रहे हैं तो वो वैलिड है क्योंकि वो पैसे देगा। अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो वॉइड है। जब ना वैलिड है ना वॉइड है तो फिर क्या है? जैसे मैं आपके घर पे आ रहा हूं और आप मुझे खाने पे बुला रहे हैं तो मैं आपको पैसे थोड़ी दूंगा, तो इट्स नॉट वैलिड, यानी ये वैलिड नहीं है। सादा ज़बान में आप इनवैलिड को कोई बुरा मत समझें, ये है इनवैलिड। उससे आपको गर्ज भी नहीं थी, ये तो हमने ऐसी बस आपके साथ शरारत करते हैं। हमें तो असल में सिर्फ 3 जुमलों से बात है, जो लोग भी समझ में नहीं आ रहा वो अब यहां से समझें। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट एक चीज़ है। नंबर 2, कॉन्ट्रैक्ट के लिए ऑफर देनी पड़ती है। नंबर 3, ऑफर के कुछ रूल्स हैं। यहां से हमारे बिलाल भाई 7 हो गए हैं। रूल में रूल, पहला रूल ये अपने आप को कहा ना, इतनी सी अंग्रेजी नहीं बोली जा रही, अपने आप, अपने मन में डूब कर पा जा सुरागे जिंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता, पता नहीं माजरत। तो पहला रूल क्लियर हो गया।
पेपर पास हो गया बस भाई। पहला स्टेप ले लिया, इसका मतलब है राइट डायरेक्शन पे शुरू हो गया। नंबर 2, 2 4 बकरे, 5 6 मेंढे, 7 8 लेले और 3 4 दुम्बे ला दो। क्या हो रहा है? खरीदो फरोख्त भी हो रही है। देखें जरा कितनी खरीदो फरोख्त हो रही है। आप बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा तुम लोग। अच्छा सादा बात नहीं करते, समझ रहे हो पता नहीं क्या आप कर रहे हैं। भाई ये बात समझ में आई है? हैं? तो क्या आई है भाई? यही नहीं पता चल रहा 2 4 मेंढे लाने के, लेले लाने हैं, कि दुम्बे लाने हैं, कि भेड़ें लानी है, समझ में नहीं आ रहा ना भाई। एक कॉटन का सफेद शलवार कमीज लार्ज साइज में ले आओ तो बिल्कुल क्लियर है, डेफिनेट भी है। तो रूल में रूल, दूसरा रूल क्या बना? ऑफर, उर्दू बोले ऑफर हमेशा सर्टन और डेफिनेट होनी चाहिए। इंग्लिश में तो आपको इसकी ट्रांसलेशन आती ही नहीं होगी, क्योंकि आप लोगों ने तो इम्तियाज भाई उर्दू मीडियम प्राइमरी स्कूल से पढ़ा है। इंग्लिश कर दो ना इसकी। A valid offer must be clear and definite. It must be certain in all aspect. खत्म। इतना आसान सा रूल है, किसी को बताना नहीं कितना आसान है, कोई पढ़ने ही नहीं आएगा। हाँ वो सिर्फ सर ही पढ़ा सकते हैं। तो जी भैया एक ही बात है, लेकिन वाइट कलर कर दिया उसको। सर्टेनिटी ये कि 2 4 ला दो, तो सर्टेनिटी भी हो और डेफिनेटनेस भी उसके अंदर हो, बिल्कुल। अच्छा हमें याद क्या करना है? जब हम छोटा कर लेंगे तो हिमसेल्फ कहेंगे हम इसको, और इसको क्या कहेंगे? सर्टन और डेफिनेट। ये मैं सिखा रहा हूँ रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। पूछो वो क्या? भाई आपको वर्ड आता होगा ना, तो इतनी इंग्लिश आपकी होती है। भाई उसने पेपर में क्या पूछा है? बोलो रूल्स। किसके पूछे हैं? बोलो ऑफर के। तुम्हें लफ्ज़ याद है हिमसेल्फ, तो रूल में रूल, पहला रूल क्या है? अ पर्सन कैन नॉट मेक एन ऑफर टू हिमसेल्फ। याद हो गया? बोलता भी रहे ना, लिखते लिखते साथ साथ बोलो भी ना, साथ साथ बोलने में क्या जा रहा है। और नंबर 2 रूल क्या बना भैया? तो खुश हो ना, मुबारक हो, आपको समझ में आना शुरू हो गया। देख लीजिए, हमने, हमारा काम ही यही है बस। हम जहाँ से बैठाते हैं वहाँ से समझा देते हैं। लगता भी लड़के को ये कि सब समझ में आ रहा है लेकिन ये कि पीछे जो है उसको कवर कर लीजिएगा। अच्छा भाई अब ये तीसरा पॉइंट सज्जाद भाई, उमर भाई पढ़ेंगे ज़रा। हाँ ये फुल स्टॉप पे सांस लेना होता है, अंग्रेज ने बताया नहीं था, ये इस पे सांस लेना होता है। हाँ, कौमे पे छोटा सांस लेते हैं हल्की सी, और उसमें हाँ, पूरा जंक्शन है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हाँ जी, फिर क्या हुआ? ये छोटा कॉमा है। हाँ ये दीज किसके लिए लिखा? ऑफर के लिए लिखा है। ये इंग्लिश पढ़ रहा है, मजा आ रहा है जबरदस्त, सारी जिंदगी इंग्लिश पढ़ी है, दीज नहीं बता रहे किसके लिए लिखा है। जी शुक्रिया गोविंद भाई, जिससे पूछता हूँ वो नहीं बताता, बाकी सबको आता होता है। ये टर्म्स एंड कंडीशंस के लिए कहा उसने। इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोनाउन और ये जो है ना, इसको पढ़ेंगे तो अंग्रेजी आएगी। जल्दी जल्दी नहीं करनी, वरना पेपर समझ में नहीं आता, तभी 33% रिजल्ट आता है। अल्लाह खैर ही करे। दीज मस्ट बी। अच्छा अब इसको तोड़ लो, क्योंकि हमने तो तुम्हें तोड़ना और जोड़ना सिखाया है ना। तो पहले हिस्से को कौन बता रहा है फिजिकल क्लास में से कि इसका क्या मतलब है? अच्छा देखो याद रखना, बिलाल भाई की वजह से सबको बता रहा हूं, जो उर्दू करे अंग्रेजी के सारे लफ्ज इस्तेमाल करे। ये बात समझ में आ गई? उर्दू करने का मतलब है एन ऑफर में बी सब्जेक्ट टू कंडीशन, यानी एक ऑफर में कंडीशन लगा सकते हैं। एक तो यह बात याद रखें, कोई सुनी नहीं रहा, क्या बोला आखिरी बात? कि अमूमन बातें रिलेटिव होती हैं। लो नहीं समझ आई भाई? अगर मैं ये कह रहा हूं कि मेरे बाल सफ़ेद हैं, तो ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि तुम्हारे बाल काले हैं, क्योंकि आपने काला कोला नहीं लगाया है। तो हमेशा ये असल में तुम लोग देखो, मैं तुम सोच रहे हो कि ये सर कर क्या रहे हैं। देखो कल जो हमारी टीम हारी है ना, वो स्किल की वजह से हारी है। सीधे बल्ले से एक एक रन बनता है। अगर सीधे बल्ले से एक एक रन बने ना, तो बंदे मैच जीत जाते हैं।
तो ये बेसिक स्किल ही नहीं है, आप लोग अपने ऊपर ले आइए। अब आप 3 से हट के सबसे पहले आपने स्किल डेवलप करनी है, इसको अंडरस्टैंड करने की, इसको एनालिटिकली तोड़ने की, इसको समझने की। पेपर ऐसे निकलेगा कि आप हैरान हो जाएंगे। ये जो मैं आपके साथ करता हूँ, ये बुनियादी तौर पे आपकी स्किल डेवलप करता हूँ क्लास के अंदर, तोड़ तोड़ के आपसे बातें कर करके। जब 100% आप सुनेंगे ना, आपका जहन बनता चला जाएगा। अभी आपको क्या आदत है कि बैठ गए, लेक्चर सुना और बाद में फिर आपने उसको रिवाइज किया, ये सवाल कर लिए। मेरा कहना क्या है, बीच में रोको, इधर उधर हो गई है बात, फिर पूछो, क्योंकि जब बात को समझ जाओगे तो फिर इसका मतलब है वो स्किल हासिल हो गई। याद करने का काम आधा हो जाएगा और बाद में आधा कर लेंगे। तो ये स्किल असल में हम डेवलप कर रहे हैं। अब इस स्किल में क्या स्किल हो रही है कि पहली बात तो बता दी, क्या बता दी वामिक भाई, कि एक ऑफर में कंडीशन लगा सकते हैं। ये बात इसलिए बताई गई है, कोई सुनी नहीं रहा, जासिम भाई कहीं पहुंच गए, कि एक्सेप्टेंस में कंडीशन नहीं लगा सकते। तो सुना, ये अभी आएगा आगे, अभी से कान में डाल दिया है। एक्सेप्टेंस में कंडीशन, ऑफर में कंडीशन लगा सकते हैं। अब आप लोगों का जहन ही नहीं काम करना, वरना तो आप फौरन सवाल पूछते, कहते मसलन क्या कंडीशन लगा सकते हैं। मैं ऑफर दे रहा हूं, आपको एज इट इज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, वरना कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। हाँ जी हाँ, और मैं ऑफर के साथ कंडीशन लगा सकता हूं, क्योंकि मैं ऑफर दे रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि मैं आपको ये अपनी मोटरसाइकिल बेचना चाहता हूं, 25% एडवांस देना पड़ेगा आपको। ये क्या लगाई, हाँ, यानी 25% एडवांस, एक पहले कंडीशन पूरी होगी, फिर ऑफर एक्सेप्ट होगी। अदरवाइज अगर आपने कंडीशन पूरी नहीं की तो ऑफर खत्म हो जाएगी। कौन दूसरा कौन है, खरीद रहा है, अगर कंडीशन लगाएगा तो फिर तो वो ऑफर कर ले, वो एक तरह से काउंटर ऑफर हो जाएगी। ये पहले का पढ़ा हुआ है लड़का। अभी इतनी जल्दी जल्दी नहीं करें, अभी सिर्फ ऑफर पढ़ना है। नहीं करने दो, जहन चलाने दो भाई को, वो बिल्कुल सही अपनी जगह पर। मेरी बात समझ रहे हैं बिलाल भाई, ऐसे खामोशी से पढ़ने का नहीं होगा कि कुछ, हाँ, पता नहीं कोई बात बताने आया था, इधर उधर हो गई। अब उस कंडीशन को कहते हैं, नया लफ्ज दे रहा हूं, ये आगे आएगा, कंडीशन नहीं। तस्कीना आप आगे चल रही हैं ना, इसीलिए तो हम, असल में आप लोग फुर्तीले लोग हैं, नौजवान लोग हैं, आपकी स्पीड तेज, हम बूढ़े एकदम ज़ईफुल इंसान, चला ही नहीं जा रहा बेचारे से, लाठी टेक टेक के चल रहे हैं। PRECEDENT, वो नहीं कर रहा हूं, समझा रहा हूं, रुको, रुकना ही सबसे इंपॉर्टेंट है। कंडीशन प्रीसीडेंट कहते हैं, नया लफ्ज आ गया ना, अब ये लफ्ज सीखो। क्या मतलब, कंडीशन का मतलब तो कंडीशन है, इसका मतलब पूछो ना। हाँ, प्रीसीडेंट, लेट के सी जा रहा है, प्रेसिडेंट नहीं है ये, प्रीसीडेंट। तो प्रीसीडेंट है, ये आपने पढ़ा हुआ है, इन द प्रीसीडिंग चैप्टर्स, पिछले, टू कम फर्स्ट। ये अभी लफ्ज आएगा, इसलिए पहले से बता रहा हूं, जब वहां पूछूंगा तो आप बताएंगे नहीं, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा अच्छी तरीके से। तो कंडीशन प्रेसिडेंट समझ में आ गई। अच्छा, इस रूल में कितनी बातें हुई हैं, 4 बातें हुई हैं। ये रूल नंबर 3 की बात कर रहे हैं। रूल नंबर 3 में कितनी बातें हुई हैं, 2 बातें हुई हैं। 2 नंबर बात में 2 बातें हैं। पहली बात तो सीधी है ना, वो जो कह रहा है एन ऑफर में बी सब्जेक्ट टू कंडीशन, इसका आसान उर्दू में क्या मतलब हुआ, एन ऑफर में बी गिवन विद अ कंडीशन। वहां में किधर चले गए, एन ऑफर में बी गिवन विद अ कंडीशन, और बाकी पूरी कहानी कंडीशन की समझा दी हमने। अब आगे वो क्या कह रहा है, कह रहा है व्हेन, ये दूसरा जुमला है। हाँ, जब क्या, कोई स्पेशल कंडीशंस हो, क्या हो, तो उनके लिए कीवर्ड क्या है, बोलो, नहीं समझ आया। अब तो समझा रहे हैं ना भाई उस्मान, और पैसे किस चीज के लिए लेते हैं भाई। कुछ कंडीशंस तो ऐसी कंडीशंस हैं जो कि एक नॉर्मल कंडीशंस हैं, मसलन माल आके और ले जाइएगा आप,
हम माल आपके गोदाम में पहुंचा देंगे, 3% माल अगर डिफेक्टिव भी हुआ तो हम वापस ले लेंगे। कारोबार में कुछ कंडीशंस एक यूजुअल कंडीशंस होती हैं। कुछ सुनी नहीं रहा? क्या सुना? यूजुअल कंडीशंस होती हैं। तो पहले हिस्से में वो यूजुअल कंडीशन का जिक्र है, एडवांस लेना 25%, ये एक यूजुअल कंडीशन। लेकिन कुछ कंडीशंस स्पेशल कंडीशंस होती हैं जो कि खास तौर पे होती हैं। अब हम आपके कोर्स से रिलेटेड बताएंगे। लिख लें, मैं नहीं बुरा मान रहा, लिख लें पहले, फिर उसके बाद मुझे बताइए। मसलन कभी सुना है कि अपनी एक्सेप्टेंस जो है वो राइटिंग में दीजिए? या भाई आमतौर से ऑफर की एक्सेप्टेंस राइटिंग में थोड़ी होती है। तुम काना जान कहीं और चला गया। हम कंडीशन में बोल रहे हैं। मैंने जब ऑफर दी, अभी सब्र करो, मैंने जो ऑफर दी तो मैं कौन हूं? हाँ तो बोलो ना, मैं कौन हूं? मैं एक स्पेशल कंडीशन लगा रहा हूं। अब क्या? कि राइटिंग में दीजिएगा। राइटिंग का मतलब हैंड रिटन भी हो सकती है, टाइप भी हो सकती है, ईमेल भी हो सकती है, वो भी तो राइटिंग में है ना। ये कैसी कंडीशन है? जल्दी कर रहा है, बोलो ये स्पेशल कंडीशन है। आराम से समझो, एक दफा समझोगे समझ में आ जाएगा, वरना उलझते रहोगे, बार बार मुझसे कहोगे सर वो जरा तीसरा पॉइंट रिपीट कर दें। मैं रिपीटर ना चला दूं भाई। एक हो गई यूजुअल कंडीशंस, दूसरी हो गई। तो अब मैंने स्पेशल कंडीशन की एक मिसाल दे दी है। क्या? हैंड रिटन तो नहीं बोला था, चलो तुमने बोल दिया, चलो तुमने ये बोल दिया तो अब हैंड रिटन ही कर लो, क्योंकि मैं राइटिंग रीड करता हूं ना, मैं तो कहा शख्सियत पढ़ लूंगा मैं, तो मैंने कहा हैंड रिटन अपने अपनी एक्सेप्टेंस देनी है। ये आमतौर से कहां होता है कारोबार में। तो ये जो कंडीशंस हैं, कौन सी? स्पेशल कंडीशन। उसके बारे में लॉ क्या कह रहा है? वो स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करो। नहीं समझ में आ रहा तो देखो नहीं, मैं तुम्हारी मुंह बोली अम्मी नहीं हूं कि तुम्हें देख के समझ जाऊंगा कि नहीं समझ में आ रहा। मैं स्पेसिफिक टर्म्स एंड कंडीशन, वो यही कह रहा है ना कि अगर कोई स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस हैं तो फिर वो कह रहा है कि आप उसको स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करें। मिसाल के तौर पे, अभी आपकी मिसाल में रहते हैं, हमने जोहेब भाई को ऑफर की। क्या ऑफर की? कि हम आपको फलाने गुड्स बेचना चाहते हैं, लेकिन आप अपनी जो एक्सेप्टेंस है वो हैंड रिटन दीजिएगा। तो अब हम पे फर्ज बनता है कि हम इनसे कंफर्म करें। क्या कंफर्म करें? कि यार जोएब भाई आपको कंडीशन आपने अच्छी तरह सुन ली, क्या कंडीशन कही है मैंने? हाँ, तो ये मैंने आपको स्पेसिफिकली कम्युनिकेट किया। जब गोविंद को मैंने ये कहा कि मैं 25% एडवांस लूंगा, तो मुझे उसको रिपीट करने और कंफर्म करने और एक्नॉलेजमेंट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जहां लॉ कहता है कि तुम कोई स्पेशल कंडीशंस लगाओगे ऑफर के साथ, बोलो ना। अरे ये तो बोल दिया, अब आगे बोलो ना। वो स्पेसिफिकली कम्युनिकेट करोगे। पता चल गया ना, लॉ ने लगाया है ये आपके ऊपर जिम्मेदारी, क्योंकि आप एक अनयूजुअल सी कंडीशन लगा रहे हैं। लो भैया, पॉइंट समझ में आ गया कि नहीं आया? पॉइंट में पॉइंट कितने पॉइंट बिलाल भाई? 2 3 4 5 6 7 2 हुए। तो हम पूछ रहे हैं वो बताओ ना, जो आई कैप पूछ रहा है वो बताओ। तुम लोग अपने जवाब दे रहे हो, ये भी हम तुम्हारी ट्रेनिंग करवाते हैं। तुम लोग को समझ में नहीं आता। असल में हम आपका माइंड ट्रेन कर रहे हैं कि आपने वो जवाब नहीं देना जो आपको आता है। आपको तो बहुत कुछ आता होगा पूरे साल पढ़ के। आपने वो जवाब देना है जो मैसेज आया हो, वही जवाब दें आप। हाँ, और अल्लाह करेगा, तुम देखना, जो मेरे सामने मोबाइल इस्तेमाल करेगा, किसी का मैसेज किसी को जाएगा, तुम देखना। मेरे को दिल दुखाओ तुम मेरा ज़रा। अब देख बेटे, अच्छा मुझे अगर गलती से भेज दो तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हारी उम्र के रहे हैं, कोई मसला नहीं है कि सॉरी 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 सर, दिस इज़ नॉट मेंट फॉर यू। अबे भाई डिलीट कर दो, ख़त्म, निकलो। आधे घंटे तक सॉरी सॉरी करें, चढ़े जाओ।
तो ये हो जाता है, कोई बात नहीं है, बता रहा हूँ पिछले तजुर्बे की बुनियाद पर, इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो रूल में रूल कितने रूल? अबे अभी 3 हुए ना सर। ये जवाब दे तो भी सही नहीं होता, वो जवाब दे तो भी सही नहीं होता। जवाब तुमने सही दिया था, 4 रूल हैं। रूल में पहला रूल जासिम, खत्म हो गई बात। गोविंद, अनसर्टन खत्म। इनडेफिनेट उसको उलट दो अगर थ्योरी बनानी है तो। इनडेफिनेट और अनसर्टन नहीं होनी चाहिए, अनक्लियर नहीं होनी चाहिए, एम्बिगुअस नहीं होनी चाहिए, वेग नहीं होनी चाहिए। अब जो भी अंग्रेजी मारनी है मार लो भाई, वो जो बात समझानी थी वो समझा दी। तीसरा पॉइंट भैया, हाँ यही रट लिया भाई ने मैंने, ऑफर मे बी सब्जेक्ट टू कंडीशन। सादा अंग्रेजी में बोलो, एन ऑफर मे बी गिवन विद द कंडीशन। हाँ, एंड वेयर स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशन, दीज इसीलिए दीज पे रुके थे, मस्ट बी स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड। समझ गए? मैं बोला करूंगा वामिक भैया स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस, तो आप क्या बोलेंगे? स्पेसिफिकली कम्युनिकेटेड। बात खत्म हो गई। सही हो गया भैया? जीते रहो आदमिया। हो गया ना? समझ में आ रहा है? अल्लाह का शुक्र है भाई, हमारा बिलाल पहले दिन आया, पहला सवाल यही आ जाएगा, किस्मत इसकी अच्छी हुई तो। रूल्स फॉर ऑफर बता दो। आ जाइए, 14 पॉइंट बढ़िए। अब जरा सज्जाद मियां आपकी बारी। अब रुक जाओ और इस पर सवाल करो। अच्छा ये क्या होता है? इन्होंने अंग्रेजी पढ़ी है, ना सोचा ना समझा। इन्होंने तो वही, जैसे नहीं अंग्रेजी पढ़ाते हैं हमारी में से पढ़ाती है ना, एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर, द इंटेंशन इन द इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर इज टू सर्कुलेट द इंफॉर्मेशन। यार 35 साल में जरा सा फर्क नहीं पड़ा है। आप यकीन करें 35 साल पहले जैसा स्टूडेंट आता था आज भी वैसे ही आता है। फर अंग्रेजी पढ़ेगा, समझ में क्या? कुछ नहीं। Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are, up above the world so high, like a diamond. Oh, clapping, happy face बनेगा बेटे के। बहुत अच्छा याद किया बच्चे ने। पढ़ो तो समझो, और समझो तो उससे पूछो, और साथ तुम देख नहीं रहे हम तुम्हें ऑफर कैसे पढ़ा रहे हैं। ये यहाँ लड़के चार्टर्ड अकाउंटेंट आके ये तुम्हें बताएंगे अभी पास किए हुए कि सर से जब हम पढ़ रहे थे तो वो इतना स्लो पढ़ा रहे थे, हम सोच रहे थे छोड़ के ही चले जाएं। अब बोलेंगे सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, तुम समझ नहीं रहे हो। ये चीज़ सीख ली, ये पेशेंस कर लिया, पेपर निकल गया। यही नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी के पेपर निकलेंगे। कैसे पढ़ना है? एन ऑफर इज डिफरेंट, साथ ही साथ तर्जुमा करते जाओ दिमाग में। एन ऑफर इज डिफरेंट फ्रॉम एन इन्विटेशन ऑफ एन ऑफर। अब सवाल बनाओ। सबसे पहला सवाल ये कि इन्विटेशन टू ऑफर क्या है। जुमले का सवाल ये क्या है कि क्या डिफरेंस है। रीडिंग करना सिखा रहा हूं, ऐसे नहीं रीड करेंगे जैसे आप रीड करते रहें। दोनों सवाल अच्छे हैं, बताते हैं अभी। आगे बढ़ो। जुमला लंबा हो गया, हालांकि इसमें सिर्फ 2 ही बातें की गई हैं। हाँ, तुम लोग भी पढ़ो बच्चे, और आगे बढ़ाओ, आगे बढ़ो। तीसरा जुमला, टेंट अमाउंट। टेंट अमाउंट की जगह हम लोग लिखेंगे या बोलेंगे इक्वल टू। इक्वल टू, हाँ। कौन क्या सवाल कर रहा है? पहले सवाल करो। हाँ बिल्कुल सही सवाल है, आप सबके ध्यान में आया। इनविटेशन टू ऑफर को उल्टा बोल दें, वही उसके मायने। ऑफर की इनविटेशन। सर ये क्या बात हुई? अभी ये क्या बात की? क्या मतलब? इनविटेशन का क्या मतलब होता है? दावत, बुलाना, इनवाइट करना। इनवाइट करना ना, भाई की शादी में भेजोगे तो लिखा होगा ना इनविटेशन, तो क्या मतलब है? बुला रहे हो ना, टू इनवाइट। किसी को भी आप कह रहे हैं कि आइए ऑफर दीजिए,
अभी रुके ना, फिर जल्दी 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 सब कुछ जल्दी करा दो, आगे लड़की वाले लड़के वाले आ गए, बात तय हो गई, अंगूठी पहनाई, मंगनी की मिठाइयां बांट दी मोहल्ले में। अभी भाई रुक जाओ थोड़ा सा, लड़के लड़की को बात करने दो, जरा कुछ खाने पीने दो, समोसे वमोसे, क्या पता को कुछ गड़बड़ हो जाए बीच में बातों में। अभी सुकून से करें, जल्दी बहुत है माशाल्लाह से। टैग टीम फाइट, इसी को तो रोकना है तुम लोगों को। भाई तुम्हारा सवाल क्या था, तो अब समझ में आ गया। ऑफर की इनविटेशन, यानी ऑफर इनवाइट कर रहे होंगे, ऑफर दे नहीं रहे होंगे। तो अब ऐसे देखो नहीं, बोलो मसलन, मसलन 100 मसलन है। भाई गए हो तुम लोग, बस 4 मिनट बाकी हैं। मसलन तुम लोग गए हो कभी ये स्टोर्स वगैरह, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, शलवार कमीज के ऊपर वो कीमत लिखी हुई होती है, उन्हें गुड्स ऑन डिस्प्ले कहते हैं। तो जो प्राइस टैग्स होते हैं, ऑफर की इंटेंशन होती है कॉन्ट्रैक्ट टू क्रिएट करने की, और इनविटेशन कम्युनिकेशन को कह सकते हैं। हाँ रुक जाएं ज़रा सा, अभी पहले हमें मिसाल देने दें। तो ये जो प्राइस लिखी हुई है, ये बताओ ऑफर है? बताओ मुझे, बताओ कि ये जो शलवार कमीज़ लटका हुआ है वो मैनी क्वीन नहीं होता जिसका सर ही नहीं होता, तो उसकी शर्ट के ऊपर 7,500 रुपये लिखा हुआ है, वो टैग लगा हुआ है, बताओ ये ऑफर है? तो सोच क्या रहे हो भाई, जरा सा इसको प्रैक्टिकली सोच लो। तुमने नई शर्ट लेके आए, तुम बोलो हाँ लेकर आया मैं, भाई की मंगनी हो रही है, तुम नई शर्ट लेकर आए, सब पिने विने तुमने निकाल दी, पीछे कॉलर पे तुम्हारे लिखा हुआ रह गया क्या, 7,000 रुपये, 7,000 रुपये, ठीक है, शर्ट इंपोर्टेड है, जरा महंगी ब्रांडेड, अब वो स्टिकर लगा रह गया। अब तुम मंगनी में फिर रहे हो, अगर फर्ज करो ये ऑफर है, तो मेरे जैसा बंदा तो 7,000 रुपये देगा और बोलेगा उतार शर्ट। चलो शर्ट की हद तक तो फिर भी ठीक है। तो अभी बात समझ में आ गई कि प्राइस टैग्स जो होते हैं ये ऑफर नहीं होते ना। अजीब, हमारा सच्चा वाकया है, हमारा पहला बच्चा पैदा हुआ, हम मियाँ बीवी गए, मशहूर सी एक दुकान है, नाम नहीं ले रहा, तो स्ट्रॉलर लेना था, तो उस वक्त पैसे भी थे हमारे पास, तुरंत नया नया कमाना शुरू किया था और हम खासे महंगे टीचर थे, तो हमने स्ट्रॉलर पसंद कर लिया जनाब। तो पता ये चला कि शुरू की बात बता रहा हूँ बहुत, तो वो था 3500 का ना, तो उस ज़माने में भी हमें महंगा लगा कि हाँ ठीक है, लेकिन अच्छा है बहुत खूबसूरत हो, वेरी नाइस। वो जी जब हम गए वहाँ पर, तो जब मैंने उसको निकाल के 3500 दिए, तो उसने कहा नहीं नहीं ये तो 35,000 का है। मैंने कहा ट्राई प्राइस टैग देखें, वो कहता उस पर 3500 लिखा हुआ था। तो अब बताइए क्या 35,000 का देगा वो? ये अमेरिका नहीं है, ये लॉ लीगली भी नहीं है, क्योंकि अगर आपकी टाइपिंग एरर हो गई है तो आपकी चीज़ है, आप उसको मिटा के दूसरा स्टिकर लगा दें, ऐसी कोई बात नहीं है। आप समझ गए? हालांकि सिचुएशन मैंने जो बनाई है उसमें गड़बड़ भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन बहरहाल फिर भी आपको ये समझाना मकसद है कि अगर आप 10,000 की चीज़ एक सिफर रह गया तो आप पे क्या लिखा हुआ होगा, तो फिर इस 1000 में तो नहीं दे देंगे ना आप। तो इसलिए उसने कहा है कि जो गुड्स ऑन डिस्प्ले होते हैं, ये प्राइस टैग्स होते हैं, ये बोलो इन्विटेशन टू ऑफर होते हैं। हाँ मैंने एक दिन क्लास में आवाज़ लगा दी, मैंने कहा वो बुला बुला के पुकार के कह रहे होते हैं कम कम एंड बाय मी फॉर ₹50। तो जैसे ही मैंने कहा तो एक लड़की जो है वो पीछे से बोलती है हाउ चीप। तो फिर उसके बाद मैंने जो बोला वो अब मैं बता नहीं सकता। तो हम भी तो नए यूनिवर्सिटी से नए निकले हुए थे ना, तो अब समझ में आ गया। मिसाल दे रहे हैं, यहाँ पर रोकते हैं, अगली क्लास में यहीं से आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे कि ऑक्शन सेल जो होता है उसमें जो ऑक्शन हो रहा होता है वो भी इन्विटेशन टू ऑफर है। आज ही की क्लास में जब हमने प्रॉस्पेक्टस बनाया था वो इन्विटेशन टू ऑफर था। इसी तरह से अगर आपने कभी, आपका तो वास्ता नहीं अखबार से, लेकिन ये बात तो आपको पता है ना कि फुटपाथ बनाना है, सड़क बनाना है तो टेंडर निकलते हैं। ये टेंडर जो आते हैं ये भी इन्विटेशन टू ऑफर हैं, क्योंकि आप उसमें जो भरते हैं वो ऑफर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चौथा नंबर पॉइंट। अगली क्लास में यहीं से करेंगे इंशाल्लाह। लाजमी इसमें अगर ऑफर पे सवाल आए तो इसी पॉइंट से सवाल आता है। हम भी पहली जो ड्राफ्टिंग आपको देंगे वो इसी पे देंगे और इस पर मजीद इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में करेंगे। बिलाल भाई बस 30 सेकंड्स बाकी हैं। याद रखें कि आज की क्लास में ऑफ़र शुरू हुई है, बाकी तो हमने पुराना ही किया है। और ऑफ़र में सबसे पहले ऑफ़र की डेफिनेशन याद करनी है, आपने नहीं करनी है, आपने पहले उसको समझना है। दूसरा पॉइंट हमने ऑफ़र में, ऑफ़र बोलो 4 रूल।
4 में पहला रूल, नॉट बी मेड टू हिमसेल्फ, अपने आप को नहीं दे सकते। नंबर 2, मस्ट बी डेफिनेट एंड सर्टन। नंबर 3 को आपने कैसे याद रखना है? नंबर 3 को आपने ऊपर रखना है कंडीशन, और कंडीशन के 2 तीर गिराने हैं। नंबर 1 यूजुअल कंडीशन, नंबर 2 स्पेशल कंडीशन। यूजुअल कंडीशन में यस देयर मे बी कंडीशंस बिफोर एन ऑफर, बस इतना बताना है, इट मस्ट बी एक्सेप्टेड फर्स्ट। स्पेशल कंडीशन का कीवर्ड अगर बिलाल ने बताया तो छुट्टी होगी, वरना नहीं होगी। आज वामे की जगह बिलाल है। स्पेशल कंडीशन का कीवर्ड क्या है? शुक्र है बता दिया भाई, इन लोगों ने सांस लिया ईमान से, आधे ने सांस रोके हुए थे, अब कह के तब गए। जज़ाकल्लाह खैर, आने बैठने सुनने का बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू। और साथ साथ रहें और बस क्लास शुरू करते रहें, और अल्लाह ताला बहुत बेहतर करेगा। बिडिंग जो होती है वो ऑफर होती है, बिडिंग जो होती है वो ऑफर होती है। चलो बेटा बस बंद कर रहे हैं, दूसरी क्लास वालों का टाइम हो रहा है। अल्लाह हाफिज करो, जल्दी करो। AH भी लिख सकते हैं, JA भी लिख सकते हैं, जज़ाकल्लाह भी लिख सकते हैं, थैंक यू सर भी लिख सकते हैं, जिसका जो दिल चाहे वो करे। यू आर वेलकम। जज़ाकल्लाह खैर, जीते रहो, खुश रहो।